जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। भाई यूपीएसआई के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि यूपी के स्पेशल टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर अप कराऊंगी। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। लगभग 15-16 आपके यूपी के स्पेशल टॉपिक हैं, जैसे आपका विमुद्रीकरण हो गया, एफडीआई हो गया, आपका जीएसटी हो गया, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया। इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछता है यूपीएसआई में। यूपीएसआई में भी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी ट्रिपल एससी में भी। तो इन सारी टॉपिक्स को मैंने बढ़िया तरीके से अपने नोट्स में कवर अप किया है। इनके आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन यूपीएसआई में आया, कौन सा क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में आया, कौन सा क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जो री एग्जाम हुआ है उसमें आया। ये सारी चीजें मेरे खुद के भी अपने पर्सनल नोट्स, साथ ही साथ मैंने जो टाइप करवाए हैं वो सब कुछ कंबाइन करके मैं इसमें आपको दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से आप लोगों को यूपीएसआई का गिफ्ट रहेगा। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, तो बस मैं अपनी तरफ से यही कर सकती हूँ कि आप लोगों को जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट कंटेंट दूं। इससे बाहर तुम्हारा एक भी प्रश्न यूपी के स्पेशल टॉपिक से नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने भी 10+ एग्जाम्स निकाले हुए हैं, मुझे मालूम है कि कौन सा टॉपिक कैसा आता है। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुकी हूँ। पार्ट 1 के अंतर्गत जाके देख लेना, मैंने उसमें 4 टॉपिक कवर अप कराए थे। पुलिस प्रशासन, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, आतंकवाद और आपका जीएसटी। ये 4 टॉपिक मैंने उसमें कवर अप कराए थे। इस वाले पार्ट में हम लोग लगभग 5 से 6 टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका विमुद्रीकरण हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, साइबर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम से लेकर व्हाइट हैकर, ब्लू हैकर, ये जो सारी चीजें जो होती है ना, जो जिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका वायरस हो गया, एंटीवायरस हो गया। ये 5 चीजें मैंने कवर अप कराई हैं। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, इंटरनेट और जो बाकी चीजें जो बची हुई है ना, एफडीआई वगैरह, वो सारी की सारी चीजें मैं बेटा उसमें कवर अप करा दूंगी। आप लोग चैनल से बने रहना। और मैंने कहा था ये चैनल आपके बहुत 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 काम आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अब बीएनएसएस पे भी वीडियो डलेगी और बीएनएस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। देखो बीएनएस जिन्होंने भी करवाई हुई है, सबने या तो क्वेश्चंस के थ्रू करवाई हुई है 1-2 घंटे में, या फिर वो 20-20 क्लास में करवाई हुई है। अगर आपको आके यहाँ पे पढ़ाना नहीं है और आपको ये है कि बस मेरा एग्जाम निकल जाए किसी तरीके से, तो आप 1 घंटे की वीडियो दे सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, बीएनएस पार्ट 1, बीएनएस पार्ट 2। इसके दोनों पार्ट जाके देख लेना, उसमें सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट धाराएं मैंने करा दी हैं। ठीक है, सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट धाराएं जो हैं वो सारी की सारी मैंने उसमें उसके अंदर कवर अप करा दी 50 मिनट के अंदर मात्र। कोई कराया हो किसी ने तो मुझे भी ला के दे दो, मैं भी देखूं जरा किसने करवाया। किसी ने नहीं करवाया, ठीक है। इतने इतने कम समय में तो नहीं करवाया। वो लिखेंगे वहां पे, तुम्हें फिर बताएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे बताएंगे। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास इस समय पे मगअप करने का टाइम है। तुम्हारे पास इस समय पे सबसे कम टाइम देके और सबसे ज्यादा आउटपुट लेने का टाइम है। ठीक है, कि कम तुम समय दो और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें उसका आउटपुट मिले, ये तुम्हारे पास है। मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो तुम्हें कम से कम याद होने चाहिए। अगर आप पॉलिटी और मतलब किसी पॉलिटी की भी तैयारी कर रहे हो, सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ना चाह रहे हो आप अगर, तो इतने आर्टिकल तो तुम्हें पता होने चाहिए। यूपीएसआई की बात नहीं करी मैं, और यूपीएसआई के लिए कम से कम वो आर्टिकल्स होने चाहिए। मुझे वो आर्टिकल जब मैं तैयारी करी थी ना, मुंह जुबानी एक लाइन से याद थे, तो वो तुम्हें भी याद होने चाहिए। सब कुछ भाई मैंने यही बनाया था, देखो ये सब कुछ मेरे पास ही रखा हुआ है। ठीक, यहीं बैठ के बनाती हूँ, खुद अपने हाथ से बनाती हूँ सारे नोट्स। और बीएनएसएस के भी तुम्हारे नोट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे इस चैनल पे डलेंगी, और ये आपका ही चैनल है। आपको भी पता है कि मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था यूपीएसआई के लिए दिया है। अब मैं क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आऊंगी, जिसके अंदर जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, यूपी के स्पेशल टॉपिक्स, और ये बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, इनके क्वेश्चंस हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। तो चलो अब वीडियो पे जाओ और पढ़ो, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, और इसकी जो पीडीएफ है वो टारगेट चैनल पे डाल दी जाएगी। तो विमुद्रीकरण वाला टॉपिक ले लेते हैं, और ये लिखा इस वजह से है क्योंकि मैं इसे 2-3 बार शूट कर चुकी है और लाइट बार बार थोड़ा भाग जा रही थी, तो इसलिए अब दोबारा से कर रही हूँ। देखो, जब काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब काला धन इन द सेंस कि धन काला नहीं हो गया, काले धन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेकार वाला जो धन है, जाली नोट्स हो गए, और भ्रष्टाचार वाला, ये जो एमपी एमएलएज हैं वो हो गए, तो वो वाला जो धन है वो बढ़ता जाता है। तो उस समय पे नोटबंदी की जाती है, समय समय पे की भी गई है। हम पढ़ेंगे अभी कहाँ कहाँ करी गई है। जैसे ये पता कैसे चलेगा कि भाई काला धन बढ़ रहा है, कैसे मालूम चलेगा? जैसे आरबीआई के पास जो है वो भाई सारे रिकॉर्ड्स हैं। आरबीआई को ये पता है कि भाई 5 ही करोड़ रुपए हैं इंडिया में, और जो व्यापार वगैरह और सेंसस से और ये इन सब चीज़ों से पता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि यार 15 करोड़ का व्यापार हो गया। एक बात मैं एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, तो ये बीच का जो 10 करोड़ का गैप है, ये कहाँ से आया? दूसरी चीज़ एक और, कि जब हमारे जो नोट हैं,
जो हमारे भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा को जब कन्वर्ट कराया जाता है, भारतीय मुद्रा को जब कन्वर्ट करा के हम डॉलर में कर लें या पीसों में कर लें, किसी में भी कर लें, तो ये जब कन्वर्ट कराया जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास आता ही है। तो उसके थ्रू भी, ठीक है, उसके थ्रू भी पता चलता है कि भाई काला धन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाती है ये चीज़। अर्थव्यवस्था, अगर भारत की अर्थव्यवस्था मतलब नोट ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था का आएगी। तो जब मुद्रा बिल्कुल अपना फेस वैल्यू खो दे, उस समय पे विमुद्रीकरण जो है वो करा जाता है। करवाता कौन है? ये पूरा का पूरा टोटली आरबीआई करवाता है। ये जो है ना, इस समय पे जो मुद्रा होती है, एक तरीके से जो पैसे होते हैं, वो किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। इस वजह से ये चीज़ें करा दी जाती हैं। अब देखो, भारतीय नोटों के कुछ, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं बाय द वे, कुछ भी इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और इसी में से ही तुम्हारा जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएगी तुम्हें। तुमने भी एक मूवी देखी होगी, धुरंधर। धुरंधर वाली मूवी में आता है ना, वो 500 का नोट छपे हुए हैं, लास्ट में वो दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करके। उसी समय पे तब आपको पता भी होगा कि उसी टाइम पे मोदी जी ने वो भी कर दिए थे, हम ये 500 के नोट जो थे वो बंद कर दिए थे। दूसरे 500 के नोट आए थे, 2000 वाले जो नोट है वो उसको भी बंद कर दिया गया था। तो वो उसी वजह से था, वो जो उस मूवी में दिखाया गया वो बिल्कुल सही बात थी। वाटर मार्क जब भारतीय नोटों के सुरक्षा फीचर, देखो सुरक्षा फीचर का मतलब क्या है कि जिससे पता चले कि मैं मतलब मेरे पास भारतीय नोट ही है। अब देखो तुम्हें पता है कि एक वो गांधी जी का नोट होता है, 500 का नोट, ऐसे ऐसे कर करके देखते हैं अब मैं, मेरे पास है नहीं, मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, तो ऐसे ऐसे कर करके देखते हैं। उसमें पूरा का पूरा जो सुरक्षा फीचर है उससे पता चलता है कि भाई भारतीय नोटों का क्या वाटरमार्क है क्या नहीं है। अब देखो, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेके दिखाई देती हूँ। देखो भाई, ये है हमारा 500 का नोट। अब एक चीज़ समझो, ये सुरक्षा धागा है, इसके अंदर एक और चीज़ है, मैंने देखा सुरक्षा का धागा कहाँ पे, देखो सुरक्षा धागा है इस नोट के, इस ये अगर नोट के हिसाब से देखा जाए तो नोट के हिसाब से ये वैसे तो राइट हैंड पे है, पर ये नोट के हिसाब से बाई तरफ है इसके। और एक और चीज़ देखो, जो महात्मा गांधी का जो चित्र बनना है, महात्मा गांधी के चित्र का छाया का प्रभाव भी किस तरफ है? इसी तरफ है, कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। और जनरली जो नोट देखने में जो गड़बड़ होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि इस तरफ की तरफ उनका प्रभाव होता है और इतना ज़्यादा कोई नहीं देखता। बस नोट में हम ऐसे ऐसे कर करके देख लेते हैं, इस पे आरबीआई लिखा हुआ है क्या, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। ये सुरक्षा धागा है, उभरी हुई प्रिंटिंग है ये, एक तरीके से आप इसको पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि हल्का हल्का उभरा हुआ सा है, ठीक है, उभरी स्पर्श से महसूस किया जा सकता है, मतलब ये इसकी पूरा का पूरा सुरक्षा फीचर है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थोड़ी देख लेते हैं। तुम्हें इस तरीके से कौन पढ़ाएगा बताओ, नोट दिखा दिखा के तुम लोगों को। देखो, FICN की फुल फॉर्म क्या है? फेक इंडियन करेंसी नोट्स। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे। NPCI से क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। FEMA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और UPI आप लोगों को सभी को पता ही है, UPI पेमेंट आप लोग करते भी होंगे। UPI है भाई आपका पेमेंट इंटरफेस। अब देखो, अब मैं कुछ चीज़ें ना तुम्हें मैनुअली बता देती हूँ जो एग्जाम में आने के इतने चांसेस नहीं है, पर फिर भी सुन लो, क्या पता इसमें से कुछ पड़ जाए। देखो, सबसे पहले 1873 में, 1873 की बात है कि USA के अंदर ना पहले वो सोना चलता था, चांदी चलती थी, चांदी, ठीक है। 1873 के टाइम में चांदी की मुद्रा चलती थी। इन्होंने क्या करा, चांदी की मुद्रा हटाओ, उन्होंने कहा जी सोने के लाए हैं हम, तो वो हैं, हम तो भूरे, तो हम सोने की करेंगे। उस टाइम पे जब इन्होंने ये वाला कांड करा तो कम से कम 5 साल तक वहाँ पे आर्थिक मंदी आई, क्योंकि आप एकदम से अगर चेंजेस करते हो किसी भी उसमें, किसी भी मुद्रा में, तो बहुत ज़्यादा मंदी आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मंदी आती है। और ये आई थी 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद कई बार हुआ। अब एक तुम्हें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जाननी है, एक बिटकॉइन का सवाल मैंने देखा था, ये मैं लिख नहीं पाई इसमें। बिटकॉइन वाला जो सवाल था उसमें ये था कि कौन सा देश था जो मान्यता दी इसने पहली बार अपनी मुद्रा के रूप में? वो था अल सल्वाडोर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अल सल्वाडोर था बिटकॉइन को सबसे पहले मान्यता देने वाला, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश, ठीक है। कब दी इसने? वर्ष 2021 में। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था? ये अभी जो तुम्हारा यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था ना, यूपी पुलिस वाला री एग्जाम जो हुआ था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये मैं इसमें टाइप करवाना भूल गई। अब चलते हैं हम अपने टाइपिंग वाले नोट्स की तरफ एक बार। देखो, अब हम इसमें से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था भारत में, कितनी कितनी बार आया था, क्या क्या हुआ था, ये हम पढ़ लेते हैं। देखो, भारत में अभी तक जो है वो भैया 3 बार विमुद्रीकरण कराया जा चुका है, ठीक है। कब कराया जा चुका है? 3 बार। वर्ष 1948 में हुआ था, 12 जनवरी 1946, आरबीआई के गवर्नर चिंतामन द्वारानाथ देशमुख के द्वारा, ठीक है, चिंतामन नाथ देशमुख के द्वारा
ये इसने ना टाइपिंग वाले ने सब गड़बड़ कर रखा है। अब देखो, जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल फील्ड मार्शल आर्चिबाल्ड वेवल और भारतीय रिजर्व बैंक ने कालाबाजारी और कर चोरी की जांच की तो 500, 1000 के नोट, 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। 1954 में फिर 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का दोबारा से चलन आ गया। ओके, अब वर्ष 1978 में क्या हुआ, 16 जनवरी 1978 को स्वतंत्र भारत की पहली विमुद्रीकरण नीति आई, जिसमें तत्कालीन उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भैया, मोरारजी देसाई थे। उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, हरि भाई एम पटेल। गवर्नर कौन थे, IG पटेल। मोरारजी देसाई के द्वारा 1000 के, 5000 के, 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। पहली बार कब हुआ, 1948 में। दूसरी बार कब हुआ, ये 12 जनवरी 1948 है, इसको 48 कर लेना, ठीक है। ये इसने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। 8 नवंबर 2016। तीसरी बार कब हुआ, 8 नवंबर 2016। ये तो सबको पता ही है, ये इसका बहुत क्वेश्चन आया, भर भर के क्वेश्चन आया, मतलब इसका भी पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था। और इसमें से ये क्वेश्चन आया था कि उस समय पे जब दूसरी बार विमुद्रीकरण किया गया था तो मोरारजी देसाई द्वारा कौन कौन से नोट बंद किए गए थे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये अब इसको पढ़ो बहुत ध्यान से, ये इसमें पक्का चांसेस है तुम्हारे UPSC में बनने के। देखो, रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पता ही है तुम्हें, टीवी पे बताया गया था कि भैया नोट बंद हो रहे हैं, 500 के और 1000 वाले जो नोट है वो बंद किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016 थी। ये देख रहे हो, ये सब आया हुआ है बेटा, सब आया हुआ है, और दोबारा आने के पूरे 100% चांसेस है, तो इसको पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। विमुद्रीकरण के बाद RBI को 98.96% ही 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे। देखो मतलब समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें थी ना जो आ ही नहीं पाई थी। 500 और 1000 के नोट 15.41 लाख करोड़ मूल्य के नोट प्रचलन में थे, परंतु सिर्फ इतने ही आ पाए थे, मतलब 15.41 लाख उस समय प्रचलन में थे। RBI के पास, मैं बताया ना स्टार्टिंग में तुम्हें कि सारा डेटा तो होता ही है, पर आए कितने वापस, मात्र इतने, मतलब लगभग 10 लाख करोड़ रुपीस जो थे वो काले धन के रूप में थे। और ये तो सिर्फ वो नोट है जो हमारे पास आए हैं, जो गड़बड़ चल रही थी, मतलब जो जैसे वो धुरंधर मूवी में दिखाया गया था ना, जो गड़बड़ चल रही थी कि भाई मतलब इतने सारे नोट्स बने हुए, तो वो जो नोट्स जो बने हुए थे वो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो थे वो कौन थे भैया, उर्जित पटेल थे, ठीक है। अब देखो, कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान जो है वो चलाया गया था, ठीक। उसके बाद 2000 रुपये की जो नोट है, 2000 रुपये की जो नोट है, ये 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिए थे। इसकी घोषणा कब की गई थी, 19 मई 2023 को, ठीक है। RBI के अनुसार 2000 के नोट 98.26% वापस आए और उधर वाले कितने आए थे, 99 कुछ % था, ठीक है। अभी भी 2000 रुपये के 6181 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट बाजार में मौजूद है, ठीक है, जो RBI के पास वापस नहीं आए। ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, फिर तुम मुझे रोना वहां पे जाके। अभी तक का सबसे बड़ा जारी नोट कौन सा है भैया, 10,000 का, ठीक है। भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुला ने भी अपने देश में विमुद्रीकरण का फैसला लिया था, ठीक है। RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ RBI के पास है, ना किसी BJP के पास, ना किसी कांग्रेस के पास, ना किसी दल के पास, ठीक है। इसके पास है, RBI के पास है। और विमुद्रीकरण से संबंधित सारी चीज़ें, जो नोट वगैरह जो भी वापस आते हैं, उन सबकी डिटेल किसके पास रहती है, RBI के पास, ठीक है। RBI अपनी एक अलग संस्था है बाय द वे। वर्तमान में RBI 7 प्रकार के नोट जारी करता है, देख लो भाई। 5 रुपये के क्या है, ट्रैक्टर का, ये सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए एग्जाम में ये वाला हम भी करत वाला, ये उसमें भी पूछा गया था भी, SSC CGL में ये तो पूछा जाता है, मतलब बहुत पूछा जाता है। 5 रुपये का ट्रैक्टर का चित्र है, हरा कलर का होता है, इसका साइज इतना होता है, साइज तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि कौन से पे कौन सा चित्र है, ठीक है। 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 20 रुपये पे एलोरा की गुफा है, 50 रुपये पे हम्पी का रथ है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद क्या कर लेना इसमें, 50 रुपये वाले में ये फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है, ठीक है। तो सिर्फ ब्लू कलर अगर आ जाए ना तो उस पर क्लिक नहीं करना तुम्हें, मतलब उस पर टिक नहीं करना, फ्लोरेसेंट ब्लू पे टिक करना है, ठीक है भाई। ये क्या है, 100 रुपये में रानी का बाव है, 200 रुपये में सांची का स्तूप है, और 500 रुपये में
क्या नाम है, लाल किला है, 2000 रुपये में मंगलयान होता था, अब तो हट गया। खैर अब देखो, एक नोट पर रुपए शब्द 15 + 2 17 भाषाओं में लिखा रहता है। ठीक है भाई, आशाओं नहीं है, भाषाओं है। ठीक है, इसको सही कर लेना। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई, वित्त सचिव के, जबकि बाकी सभी नोटों पे किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, मैं धारक को वचन देता हूँ, ये फलाना ढिमकाना लिखा रहता है ना उसमें, है ना। ये देखो, लाओ तुम्हें नोट दिखा दो यार, ये तो मोटिवेशन है ना। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, किस पे, शक्तिकांत दास गवर्नर। ठीक, अब देखो, समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। देखो सिक्के, यहाँ सिक्कों की बात हो रही है, क्या लाला, सिक्के। पर नोट कौन करता है, नोट करता है आरबीआई जारी। ठीक, अब ये पढ़ लो, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइनिंग, ये माइनिंग है। ठीक है, मिंटिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया, भारत प्रतिभूति मुद्रण और तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी वो है पूरे के पूरी, क्या नाम है, फुल फॉर्म है, इसको बढ़िया से याद कर लेना। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके द्वारा भारतीय मुद्राओं का मुद्रण और सिक्कों की ढलाई की जाती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है भाई, ये एक तरीके का संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 10 फरवरी 2006 में। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, जवाहर व्यापार भवन नई दिल्ली में है। भारत सरकार की पूरी तरह से स्वामित्व वाली अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है। इसके अंतर्गत कुल 9 इकाइयाँ, 4 टकसाल, 4 मुद्रा प्रेस, 1 पेपर मिल है। क्या, 9 इकाइयाँ हैं टोटल, जिसके क्या आ गया, 4 तो टकसाल हो गए, टकसाल समझते हो, पैसा, मुद्रा, 4 मुद्रा प्रेस हो गई और 1 पेपर मिल हो गई। ठीक है, ये पेपर मिल वो है जो जहाँ से मतलब ये पेपर्स जो है इसके वो लुगदी बनती है ना, उसकी किससे बनती है, ये बताओ मुझे, ये बताओ कि नोट बनते किससे एक्चुअली में, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। सिक्के डालने की जो टकसाल है वो 4 है ना, मुंबई में है, एक कोलकाता में है, एक हैदराबाद में है और एक नोएडा में है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मतलब पढ़ लेना इसको, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा तुम्हें। नोट, अब इसमें क्या है, मुंबई और कलकत्ता में जो पदक बनते हैं, भारतीय रत्न आदि, वो भी इसमें ही, इसी में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत में अधिकतम 1000 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का जारी करने की अनुमति है, पर अभी तक ये जारी नहीं हुआ है और ये होएगा भी नहीं। और देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लो भाई। अब नोट छापने के तुम्हारे पता है 5 कारखाने हैं। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सबको याद होगा। एक तो नासिक में है, महाराष्ट्र में, ये आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनको हल्के में मत लेना। देवास में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे नोट छापने की स्याही बनाई जाती है। नर्मदापुरम में है, इसका पूर्व नाम जो था होशंगाबाद था, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे नोट छापने का कागज़ बनाया जाता है। मैसूर में है और शालवानी में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है। आरबीआई उसमें नोट पे मैंने बता दिया, नोट पे आरबीआई के गवर्नर के जो है वो हस्ताक्षर होते हैं, अभी दिखाया था ना। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 2 बार इसने डबल लिख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर है। ठीक है, मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे तथा उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 1987 में पहली बार गांधी जी का चित्र जो है वो 500 रुपये के नोट में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, 1996 से गांधी जी के चित्र युक्त नोटों की सीरीज जारी की गई थी। मुद्रा में भारत में मुद्रा म्यूनल कितने हैं भाई, 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में 3 बार किया गया। ठीक है, अब भारत में बैंक के नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। ये रहा तुम्हारा, ये मात्र मुझे लग रहा है मैंने 15 से 20 मिनट में करा दिया। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा टोटल इसी में ही हो जाएगा कवर अप। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब। और एक चीज़ और कि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं, थोड़ा सा कोशिश करना कि इनको नोट डाउन कर लो अलग से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था ना ये वाला, तो इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेना। ये मेरे पास थोड़ा संसाधनों की कमी है, मैं उसके लिए बहुत क्षमा चाहूँगी आप सभी लोगों से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, ये इस पर मत जाना तुम, टॉपिक नंबर 2 और 3 इस पर मत जाना, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है। लाइट जला के देखूंगा, क्या पता थोड़ा अच्छा लगे। हाँ देखो, लाइट जला के सही लग रहा है। तो भाई आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत हमें सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ये सीआरपीएफ कहाँ से आई, बीएसएफ कहाँ से आई, ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्मी, नेवी,
इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है? आंतरिक सुरक्षा मतलब भारत के अंदर, भारत के जो अंदर वाली चीज़ें हैं, भारत के अंदर और बाहर हर तरह की किस तरीके की सुरक्षा दी जाती है। देखो हमने पुलिस प्रशासन पढ़ा था, ठीक है, पुलिस प्रशासन तो राज्यों के लिए है, पर पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अभी हमें बात करनी है। देखो ये जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय का अधीन होता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय अर्धसैनिक बल आते हैं। कौन आता है भाई? केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF। इसमें कई प्रकार के केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है वो शामिल होते हैं। इसमें 7 बल आते हैं, CAPF के अंदर 7 बल आते हैं। असम राइफल हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, ठीक है, SSB हो गया, NSG हो गया, CRP, ठीक है, ये हो गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? CAPF के अंतर्गत। CAPF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में कराने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। तो अब इतना भी ज़्यादा शॉर्ट मत करना कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाऊँ और तुम उसे ना लिखो। तो जो भी चीज़ मैं लिखवा रही हूँ ना तुम्हें, इसमें से 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो थोड़ा अगर आंख नींद आ रही हो ना तो नींदों को खोल लो, ठीक है, नहीं तो दिद्दे तुम्हारे फोड़ दूंगी ढंग से। आ रही समझ में? अब इसके अंतर्गत केंद्रीय पुलिस बल भी आ जाते हैं, जैसे IB हो गया, आंतरिक सुरक्षा की बात चल रही है अभी। IB हो गया, CBI हो गया, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो गया, एकीकरण का पहचान हो गया, सत्यापन हो गया, उनकी प्रक्रियाओं में सुधार हो गया, DCRB हो गया, NCRB, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। और ये किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, यानी कि हमारी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। अब ऑपरेशन शिप तुम्हें पता है, ऑपरेशन शिप क्या था? मैंने ये तुम्हें लास्ट टाइम भी करवाया था, जब वो इससे पहले वाली जो वीडियो है, अगर किसी ने वो देखी हो तो, जिसने ना देखी हो वो जाके ज़रूर देख लेना, नहीं तो मतलब कुछ चीज़ें मैं रिलेट करूँगी इससे। अमरनाथ यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, जम्मू पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा एक वो चलाया गया था ऑपरेशन, जिसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन शिव, क्योंकि अमरनाथ में भोले बाबा ही हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं BSF की तरफ। BSF में देख लेते हैं भाई। देखो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। इसके अभी फिलहाल में महानिदेशक कौन चल रहे हैं भाई? श्री दिलजीत सिंह चौधरी चल रहे हैं। बाघा बॉर्डर की जो सेरेमनी होती है, बाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती है वो BSF करती है। देखो क्वेश्चन आ सकता है, बाघा बॉर्डर सेरेमनी कौन करता है? तो BSF लिख दिया, CRPF लिख दिया, CISF लिख दिया। तो कुछ लोगों को क्या लगता है ना, सारे जो वो हैं सेम से ही लगते हैं, मतलब वर्दी जो है। तो हो सकता है तुम देखते हो उसमें TV में, पर वैसे ध्यान ना रहे। तो बाघा बॉर्डर सेरेमनी कौन करता है भाई? BSF करती है। और इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है भाई। दूसरे हम चल देते हैं CRPF की तरफ। CRPF में क्या है? इसका जो मुख्यालय है भाई ये नई दिल्ली में। ज़्यादातर मुख्यालय जो तुम्हें नई दिल्ली में मिलेंगे। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा प्रथम, सेवा, निष्ठा और राष्ट्र प्रथम, ठीक है। यह क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर CRPF रख दिया गया। बहुत 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 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये UPSI 2021 में तो पूछा ही गया है। साथ ही साथ ये UP पुलिस के लिए एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? यही है, ठीक है। कोबरा इसी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि कोबरा किसके अंतर्गत आता है, तो कोबरा इसके अंतर्गत आता है। ये अभी रिसेंटली जो तुम्हारा MTS का एग्जाम हुआ है, SSC MTS वाला, उसमें पूछा गया भाई। मतलब ये PDF इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये PDF अगर किसी का सिलेक्शन करा भी सकती है और किसी का सिलेक्शन रुकवा भी सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मतलब तरीके से पढ़ना, मैं बस तुम्हें यही बता रही हूँ कि थोड़ा सा तरीके से पढ़ना, क्योंकि इस PDF के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। फालतू की चीज़ें ना मेरे पास टाइम है और ना ही मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, ना ही मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कोशिश ही करूँगी कि देखो हो जाता है अगर तुम लोगों का कवर। अब देखो कोबरा किसके अंतर्गत आता है भैया? कोबरा अंतर्गत आता है CRPF के। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक विशेष अभियान इकाई है। इसका अर्थ है कमांडो बटालियन फॉर रिसोर्स एक्शन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2008 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है युद्ध में वीरों की जीत है। वाह, युद्ध में वीरों की जीत है, और ये गुरिल्ला युद्ध में निपुण होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है UP पुलिस री एग्जाम में। RAF क्या है भाई? RAF है रैपिड एक्शन फोर्स, ये भी इसी के अंतर्गत है, ठीक है। CRPF के अंतर्गत ये RAF क्या है भाई? RAF है रैपिड एक्शन फोर्स।
यह भारत के सीआरपीएफ का एक विशेष बल है। आरएएफ का गठन 1992 में किया गया था और इसका मुख्य कार्य दंगे, हिंसक भीड़, कानून की व्यवस्था में जुड़ी स्थिति में गंभीर तेजी लेके आना। ठीक है, गंभीर स्थिति को तेजी में लेके आना। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ। ये कोबरा और ये क्या है, ये यूनिट्स हैं एक तरीके से। जैसे आप जब पुलिस में आओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे सर्विलांस हो गया, साइबर हो गया, ठीक है, महिला सशक्तिकरण हो गया, परिवार परामर्श केंद्र हो गया। तो इसी तरीके से ये सीआरपीएफ के अंतर्गत वो है। ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई होंगी पर मेन ये दोनों है। ठीक है, अब हम आते हैं सीआईएसएफ पे। सीआईएसएफ को पढ़ लो भैया। सीआईएसएफ में क्या है, इसका गठन जो है वो 10 मार्च 1959 में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। इसका कार्य क्या है, सरकारी कारखानों, अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे लगे रहते हैं ना ये लोग, इनको पता है। इसके पास आग बुझाने वाली विंग भी है और किसी के पास नहीं आग बुझाने वाली विंग, सिर्फ इसी के पास है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डे हो गए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, ठीक है, रक्षा उत्पादन इकाई होगी, तेल सुरक्षा हो गई, इन सब में भी सीआईएसएफ ही लगी होती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल है। ठीक है, इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी देने के लिए सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सी है, सीआईएसएफ। उसके बाद हम आते हैं आईटीबीपी में, भारतीय तिब्बत इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इन लोगों को क्या कहते हैं, हिमवीर भी कहते हैं। तुमको यार मतलब पता है, मैं अभी तुम्हारा तो पता नहीं, पर जो नेक्स्ट टाइम वाले बच्चे हैं ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं स्मार्ट बोर्ड ले आऊँ। मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि मुझे इस पे कराना पड़ रहा है, पर रियली वेरी सॉरी। और मुझे पता है आप लोग मेरा साथ दोगे, ज़रूर दोगे। देखो इसका जो गठन था, वो आईटीबीपी का जो गठन था वो कब हुआ है भाई, 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। नई दिल्ली है ज़्यादातर सबके। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठ। ठीक है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो ये करवाते हैं। और अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, ऑपरेशन शिप पढ़ाया था, वो बताओ किसने करवाया था। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सुरक्षा हेतु इनको लगाया गया है। लद्दाख के कराकोरम दर्रे में अरुणाचल के पास जाछेपला तक इसकी सीमा की रक्षा ये लोग करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एसएसबी पे। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें मुझे लग रहा था कि ज़्यादा वो करवाना है, मतलब ज़्यादा चीज़ें लिखवानी है, तो उसमें ज़्यादा लिखवा दी मैंने। जो मुझे लग रहा है कि वैसे ही चल सकता है काम, तो इसमें कर लेना है ऐसे ही। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो इसका जो गठन है 1963 में हुआ था। आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। ठीक है, भारत, नेपाल और भूटान। देखो सेवा, सुरक्षा, भाईचारा, भाईचारे से समझ लो ये नेपाल और भूटान हमारे भाई देश ही हैं एक तरीके से। ठीक है, बाकी कुछ ना कुछ बदमाशी तो करते रहते हैं, पर बाकी वैसे मतलब आरामदायक देश है, मतलब एक तरीके से भाई हैं हमारे। तो इसीलिए इसमें क्या आ गया, भाईचारा आ गया। भारत, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे एसएसबी को लगाया जाता है, क्योंकि ये सीमा जो है वो खुली हुई है। ठीक है, ये सीमा खुली हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे एसएसबी का जो वो है लगाया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, असम राइफल्स पे आते हैं। देखो इनको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, आईटीबीपी को बताओ, अभी आईटीबीपी का बताओ। अभी क्या बताया था ना मैंने, हिमवीर कहते हैं इनको। ठीक है, इनको असम राइफल्स को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी। ठीक है, पहाड़ी लोगों के मित्र भी कहा जाता है। मुख्यालय इसका शिलोंग में है। आदर्श वाक्य वही पहाड़ी लोगों के मित्र। गठन 1835 में कछार नेवी के नाम से इसको खोला गया था। 1917 में इसका नाम क्या पड़ गया, असम राइफल्स पड़ गया। भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। इस पर 2 मंत्रालयों का नियंत्रण है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक चीज़ पढ़ना, इस पे 2 मंत्रालयों का नियंत्रण है। एक तो जो इसका वेतन भत्ते जो देते हैं वो तो देता है इसका होम मिनिस्ट्री, और वैसे जो परिचालन करता है, ऑपरेशन करवाना, कोई तैनाती वैनाती करवानी है इनकी, तो वो करता है रक्षा मंत्रालय। आरी बात समझे, बाकी सबका कौन करेगा, होम मिनिस्ट्री, पर सिर्फ इसका नहीं करेगा। तो ऑप्शंस वाले अगर क्वेश्चन आ गया ना तो उसमें पूछ सकता है ये तुम लोगों का। देखो एनएसजी को पढ़ते हैं। एनएसजी क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है। गठन इसका कब हुआ, 22 सितंबर 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। अब देखो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ाया था। जिसने नहीं पढ़ा हाथ उठाओ, जिसने नहीं पढ़ा हाथ उठाओ, और सबसे पहले जाके जो पहले वाला पार्ट है इसका, इस वीडियो का, वो जाके ज़रूर से देख लेना। उसी के अंदर मैंने तुम्हें सारे ऑपरेशन करा दिए थे। ऑपरेशन पंखा, ऑपरेशन बंदर, सब उसमें बताया हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी बंधक बचाव अभियान चलाना। इसका गठन विमान, हवाई अड्डों, अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा की स्थितियों की जवाबदेही के लिए किया गया था। क्षेत्रीय बेस कौन सा है इसका, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गांधीनगर। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ये भी देखते रहना साथ साथ। ठीक है, तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी कि यार आया हुआ है, ये पढ़ लो। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT इसकी एक विशेष न्यायालय है। ये सशस्त्र बलों के भीतर हुए विवादों को निकालते। कोर्ट मार्शल वगैरह समझते हो, कोर्ट मार्शल का मतलब वो जो, देखो हम वर्दी वाले हैं तो सबसे प्यारी चीज़ हमारे लिए क्या है,
वर्दी। तो कोर्ट मार्शल में इसी का ही एक तरीके से उतरवा देते हैं, मतलब उसके स्टार्स वगैरह जो है वो हटाते हैं। कोर्ट मार्शल निर्णयों के विरुद्ध अपीलों और सजाओं की सुनवाई के लिए इसको स्थापित किया गया था। AFT, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, स्थापना कब हुई थी इसकी? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण 2007 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और 2009 में इसको 2007 के इसका वो था, अधिनियम था, और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत करता है? रक्षा मंत्रालय। इसको होम मिनिस्ट्री में मत ले जाना। तो भाई नेक्स्ट है तुम्हारा CBI। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख रखा है यहाँ से पढ़ाना है क्योंकि बीच में भी मैंने वीडियो रोक दी थी, तो दोबारा से मैं शाम को शूट कर रही हूँ। इसका जो गठन है वो 1963 में हुआ था। मंत्रालय इसका कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय है, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। CBI का फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसका 1963 में गठन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब गठन हुआ था इसका? 1963 में इसका जो है वो गठन हुआ था। उसके बाद आदर्श वाक्य जो है इसका है उद्योग के, आदर्श वाक्य है उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं, अभी संस्थापक निदेशक जो हैं वो हैं DP कोहली साहब। ये UPSC 2017 में पूछा गया। और प्रमुख हैं इसके प्रवीण सूद। ये अभी जो आपका SSC MTS वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया। CBI अकेडमी कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। इसका गठन 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई तथा बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी पूछा गया 2021 में। यह भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। इंटरपोल समझते हो ना? इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग मुझे बताएंगे, वैसे इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद ये है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका काम क्या है? CBI। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही जांच करना है, मतलब जांच ही होता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब। यह निकाय कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के संलग्न एक कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। इसका गठन भारत की रक्षा संबंधित गंभीर अपराधों की उच्च पदों पर भ्रष्टाचार लिख रखा है इनने, भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, गबन, ठगी, सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु किया गया है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण की शक्तियां प्राप्त है। मतलब इनको इतनी ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं कि ये लोग किसी के भी घर में जाके घुस सकते हैं। जैसे पुलिस का तो ये है ना, वारंट नहीं है यार, फलाना नहीं है, ये वो। इन लोगों के पास कुछ नहीं। अगर किसी की CBI की जांच खुली, मतलब तुरंत जाओ, छापा मारो और उसके घर से पैसे पकड़ लो। कई बार तुमने देखा होगा, जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, उनके मतलब बेडों के नीचे पैसे मिलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके पैसे मिलते हैं। तो वो जो सारा काम कौन करता है? CBI करता है। अच्छा, ये है किसके अंतर्गत? तुम्हें पता है ये आता क्या है? मैंने अभी बताया ना, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत। तो इसको कहते हैं सोने में बंद चिड़िया, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। तो काम तो बहुत कुछ कर सकती है, उड़ तो सकती है, पर पिंजरे की चाबी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग बहुत समझदार हो। ये समस्त भारत के अंतर्राज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। पूरे भारत के जांच के लिए उत्तरदायी कौन है भैया? यही है। अब आते हैं हम इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। आदर्श वाक्य क्या है इसका? जागृत, अहर्निशम, ऑलवेज अलर्ट। IB मतलब इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट क्या होता है? हमेशा अलर्ट होता है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका प्रमुख कौन है? अभी तपन कुमार डेका। यह भारत के अंतर्गत खुफिया जानकारी देता है। ठीक है, इसका ये काम है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1887 में हुई थी। 1947 में आज़ादी के बाद इसको दोबारा से पुनर्गठित किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका एक पॉइंट रह गया IB का। ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों, सभी जासूसी जो मतलब जितने भी जासूसी एजेंट्स होते हैं, जैसे इधर उधर भेजने पड़ते हैं दूसरे देशों में, तो उन सब में ये शामिल होता है IB जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इसका फॉर्म भी भरे जाते हैं, इसके फॉर्म हम लोग भरते हैं, हम तो इतना ही काम का कर ले बस, है ना। इसका गठन कब हुआ? 21 सितंबर 1968 को। किसने किया? रामेश्वर नाथ के मार्गदर्शन में किया गया। इसको भारतीय जासूसी का पितामह कहते हैं, इनको, रामेश्वर नाथ को। ठीक है, आ सकता है मे बी ये क्वेश्चन। वाक्य ज्ञान का धर्मो रक्षति रक्षिता, बहुत अच्छा। ये मतलब मुझे इस लाइन से बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय पे जो खुफिया विफलता हमारे को पास लगी, उसी के चक्कर में हमने इसको बनाया, रॉ को बनाया था।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी ये 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद हुआ था। देखो बस तुम इतनी इतनी चीज़ें याद रख लोगे ना कि जैसे रॉ कब बनाया, 1962 में जब चीन युद्ध विफल हो गया भाई, 1965 में फिर से पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, तो उसके विफलता के बाद रॉ को हमने बना दिया था। उसके बाद 26/11 का जैसे मुंबई हमला हुआ तो फिर हमने इसको बना दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखो, इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2018 के तहत इसको बनाया गया था। इसका गठन 2008 में हुआ है, सॉरी 2008 है, ये मैं 18 बोल दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, प्रमुख इसके सदानंद वसंत है, सदानंद वसंत। इसका कार्य क्या है? आतंकी घटनाओं की जांच, केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी, मतलब इन सब के बारे में जांच वगैरह करना, ठीक है। CID, भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक कौन है? राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, CID के जन, ठीक है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में अधिनियम किया। ये 2 बार लिख रखा है इसने यार, क्या है पता नहीं, इसको काट देना बेटा, यही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं NCRB पे। NCRB भाई क्या है? NCRB देखो, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो जो थी उसमें बताया था, एक NCRB होता है, एक होता है DCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और एक होता है SCRB, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है ये लिख लेना, कभी भी किसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है भैया। भारत में अपराध की रिपोर्ट जारी करता है। यह सरकारी एजेंसी दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य करती है। देखो ये सब जो पूछा गया हुआ है, सब पूछा गया हुआ है। यह भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत में सांख्यिकी प्रस्तुत की जाती है। यह भारत में अपराधों के आंकड़ों को एकत्र करने अरे यार ये 2 पता नहीं क्या इसने कर दिया, सब गड़बड़ की हुई है, कोई बात नहीं, चलो पढ़ेंगे। एसपीजी विशेष सुरक्षा बल। इस एजेंसी को 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए गठित किया गया था, ठीक है। क्योंकि क्यों किया गया था? वो इंदिरा गांधी वगैरह के ऊपर वो हो गया था, हमले मार ही दिया था, मतलब कुल मिला के, तो उस चक्कर में इसको वो करा था। और प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ये अनन्य रूप से कार्य करती है, SPG, ठीक है। इस विशेष पुलिस बल, वो विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। हाँ भाई, अब हम आते हैं UPSSF पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। देखो ये एक तरीके से यूपी पुलिस के ही पार्ट होता है, ठीक है। UPSSF जो है ये यूपी पुलिस का ही पार्ट होता है। और मैंने जब लास्ट टाइम अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि जैसे जो ये अलग अलग जगह पे वो होती है ना, फोर्सेज होती है, फोर्सेज क्रेडिट आती है। जैसे मान्य न्यायालय में भेजनी हो, मान लो न्यायालय में भी तो सुरक्षा की ज़रूरत है, न्यायालय में भेजनी हो, कहीं पे आपको जैसे ये है भाई, आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए वहाँ पे लगाना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट संस्थाएं हो गई वहाँ आपको लगाना हो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी भयंकर आपदा की स्थिति है, भयंकर आपदा जहाँ पे आ चुकी है, तो उस जगह पे ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसको लगा दिया जाता है। इनकी जो वर्दी है ना, वर्दी भी इनकी ऐसी रहती है, मतलब रहती तो खाकी कलर की है पर वो होती उस टाइप की है, जैसे चितकबरे से वो रहते हैं उसमें, जैसे CRPF की होती है, ठीक है। तो इनका जो काम है, इनका काम बेसिकली है कि इसको केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पे इसका गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। 26 जून 2020 को इसका गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। इसमें कुल 99,119 गड़बड़ हो रही है भाई बोलने में, थोड़ा सा माफ़ करना भाई। 9919 इसमें कुल सुरक्षाकर्मी हैं। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में, क्योंकि ये स्पेशल यूपी वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं NDRF की बात करूँ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। क्या भैया? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। इसका गठन भयंकर आपदाओं द्वारा विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इसमें भी यही लोग जाते हैं, ठीक है। इसका गठन आपदा प्रबंधन नियम 2005 में किया गया था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना थोड़ा सा बस। ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट, यह आतंकवादियों से निपटने के लिए बनाई गई थी। और ये कहाँ की है? ये इसी की यूनिट है, सब UPSSF की यूनिट है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में जानकारी जुटाना, IB रो जैसी खुफिया सेवाओं के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना। अगर इन्हें कुछ पता चल रहा है तो ये जाके किसको बता देंगे? IB और रॉ को बता देंगे।
आतंकवादियों, माफिया और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें खत्म करना, नकली नोटों और नशीले पदार्थों के घोटालों को पता करना, उसका भांडाफोड़ करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आतंकवादी निरोधी दस्ते, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसका गठन कब हुआ था भैया? एटीएस का 2007 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एसपी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में। ओके। सीसीआईडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेक्शन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। एफएटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये काले धन को सफ़ेद धन करते हैं और आतंकवादियों को पैसे रोकता है और साथ ही साथ आतंकवादियों की फंडिंग को रोकता है। इसका काम है एफएटीएफ का। ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। इनके जो नोट्स हैं ये आपको मतलब जो टारगेट वाले हैं बालक उनको तो मिल ही गए हैं, और आप लोगों को अगर लेने हैं तो आप जो है वो टारगेट वाले बैच में जुड़ जाना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, इसी से ही आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। मैंने तो देखो यूट्यूब पे सब कुछ डाल ही दिया। अब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते, यही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट का मुख्यालय कहाँ पे भैया? लखनऊ में है। यह किसी विस्फोटक होने की सूचना पर मिलने पर बम निरोधक दस्ता को भेजती है। भारत में सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एक प्रमुख एजेंसी है। अब हम चलते हैं एनबीडीसी पे, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर 1988। मतलब तुम देख रहे हो कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं। यह देश में सभी बमबारी से संबंधित घटनाओं की निगरानी करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है और उसका विश्लेषण करता है। अब भारतीय सेना में 7 कमान है। कौन कौन सी भाई? भारतीय सेना में 7 कमान है। सेना उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण पश्चिमी और प्रशिक्षण कमान। अब हम आते हैं एनडीएमए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। इसका गठन कब हुआ था भैया? 7 सितंबर 2006 को। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका प्रबंधन किया गया था। संरचना इसकी क्या है? एक सदस्य इसमें रहेगा। संरचना इसकी मतलब इतना कुछ ये संरचना कुछ वो नहीं है कि इसमें आई जाएगी, बस इसका ये ध्यान रख लो कि इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष जो है मतलब ये प्रधानमंत्री होता है, और एक अध्यक्ष और वह 9 अधिकतम इसमें सदस्य रहते हैं और एक इसका उपाध्यक्ष रहता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है एनडीएमए का? मतलब वही ये डिजास्टर वगैरह से लोगों को बचाना, वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना इसका कार्य रहता है। ठीक है। आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ तैयार करना, ऐसे देश दिशा, मतलब कुल मिला के खाली हैं ये लोग, कुछ काम वाम नहीं है। अगर आपदा आ भी गई तो इनको कुछ नहीं करना है कुल मिला के। ठीक है। ये इस तरह की बात है, बस और कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो मान लो कहीं पे भूकंप आ रहा है, ठीक है, तुम्हें पहले से पता है कि हाँ भूकंप आ रहा है, अगर तुम उसके लिए उनको वो अलर्ट जारी कर दो तब तो कुछ बात है, पर अलर्ट वगैरह कुछ जारी वारी होता नहीं है, ऐसे ही हो जाता है बस सारा काम। समझ रहे हो? उसके बाद हम आते हैं, ये तो लिखा ही है भैया, प्लीज़ विजिट ही कर रहे होंगे तुम, जब भी तुम यहाँ पे बैठे। अच्छा, अब हम चलते हैं एनईसी पे, और कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। एनईसी, देखो एनईसी पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत इसका जो है वो इसका गठन किया गया था। केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने तथा राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायित्व दिया गया है। मतलब ये इसी का ही कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्ट है। ठीक है। बाकी एनडीआरएफ तुम इसकी फुल फॉर्म पढ़ लो, इतना कुछ ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एनडीएमपी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। नेशनल, एनडीएमपी की बता रही हूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। एसडीएमए एक बार देख लेते हैं, एसडीएमए क्या है भाई? एसडीएमए यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मतलब कोई भी जिस भी राज्य में वो होगा उस राज्य में बनाया जाता है एसडीएमए जो है। और एनडीएमए नेशनल के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। मतलब पूरे केंद्र के रूप सरकार के वो बनाता है। यह राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय, आपदा के शमन के लिए तत्पर है। मतलब वही सेम है, सेम काम है जो एनडीएमए का था, वही सेम काम इसका है। बस ये वो एनडीएमए केंद्र के लिए है, मतलब पूरे भारत के लिए, और ये राज्यों के लिए। ठीक, तो यही है आपका। अब इसका लास्ट पॉइंट जो होगा ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग का गठन कब हुआ है? 12 जनवरी 2011 को। राज्य प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री समेत 9 अन्य अध्यक्ष सदस्य भी होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 7 सदस्य तथा इसका अध्यक्ष जो है वो जिलाधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट। जो एसडीएमए है, एसडीएमए में 7 सदस्य होते हैं, जबकि एनडीएमए में
9 सदस्य हो गए इसके। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? इसका पदेन पदेन जो वो हो गया उस टाइम पे, प्रधानमंत्री जो है, ठीक। और एसडीएमए का कौन रहता है? जिलाधिकारी। आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? ये दिल्ली में आया भाई क्वेश्चन, ठीक। और आतंकवाद वाला टॉपिक मैंने पिछले वाले में कवर करा दिया था। देखो भाई, ये वाला जो टॉपिक है साइबर क्राइम का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। इसके अंदर हम 3-4 चीज़ें लेके चलेंगे। देखो, साइबर क्राइम तो हम ले ही लेंगे, इसके साथ साथ ना इसमें हम वायरस और एंटीवायरस भी ले लेंगे, ठीक है। ये जो वायरस एंटीवायरस से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी सारे का सारा लेके चलेंगे, तो सोना मत, ठीक है। ये बढ़िया सेशन होगा और तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस तुम रिवाइज करते जाना। देखो, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा आती बाती नहीं है, बस समझाने के लिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से किसी कंप्यूटर के कार्यक्रम, नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इन सब में प्रयुक्त होने वाली कोई भी कंप्यूटर साधन का कोड को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है, या किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ करता है, या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर सुरक्षा के जो जनक हैं वो कौन है भैया? बॉब थॉमस, ठीक है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर क्राइम अपराध जो है वो राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है, मतलब राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। और साइबर अपराध संविधान के राज्य सूची का विषय है, वही मैंने बता दिया तुम्हें, यूपी पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया है। जिसके आगे ये लिखा हुआ हो ना, उसको तो बेटा बहुत ही मतलब गंभीरता से लेना। अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है वो प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश, ये पढ़ लेना यार, थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें गड़बड़ लगे। उत्तर प्रदेश के साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर जिले में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये तुम्हें ना हल्का सा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि मेरे पास वो क्यों नहीं है, जो क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट बोर्ड। कोई बात नहीं। साइबर अपराध की जागरूकता के लिए ट्विटर पर साइबर दोस्त यह है मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, साइबर मंत्रालय द्वारा ही। साइबर प्रभा ये त्रैमासिक समाचार पत्र है जिसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये भी यूपी पुलिस के जो है री एग्जाम में पूछा गया है। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक को वो भी बच्चा जो है हमारा ऐसा ही है, समझदार नहीं है इतना, तो उसको मैंने बताया था कि ऐसे करना, पर हो गया, कोई बात नहीं उससे। साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत जो है वो 19 जनवरी 2018 को हुई थी और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी, ठीक है। सर्वाधिक साइबर क्राइम वाला जो राज्य है वो कौन है भैया? तेलंगाना है। अब देखो समस्या क्या होती है जनरली, साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, अवैध वस्तु की खरीद फरोख्त, जुआ खेलना, जालसाजी करना, दुष्प्रचार करना, पासवर्ड की सूचना करना, ये जो है ये आदि ये जो बढ़ती जा रही है समस्या तो है ही। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कहाँ पे की जाएगी? 1930, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने जब तुम्हें लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था इसका, उसमें मैंने जब तुम्हें साइबर क्राइम बताया था तो मैंने तुम्हें ये चीज़ें भी बताई थी, ठीक है। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर में ये मैंने बताया था 1930 है। और इसका पोर्टल क्या है? www.cybercrime.gov.in, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है भैया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी थी, व्यक्ति को साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर है, मतलब 24 घंटे के भीतर अगर तुम कर लेते हो तो ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। अब साइबर क्राइम से बचने के उपाय क्या हैं? देखो, सबसे पहली चीज़, साइबर क्राइम से बचने के जो उपाय हैं वो यही है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें, समय समय पर बदलते रहें भाई, डबल वेरिफिकेशन करते रहें, बार बार देखते रहें, एंटीवायरस जो है उसका प्रयोग करें, फायरवॉल का प्रयोग करें। कार्य क्या है फायरवॉल का? मॉनिटरिंग करना, अनाधिकृत उपयोगकर्ता से बचाना, ठीक है। ये पूछा भी जा चुका है आईबीपीएस में और इसमें, ठीक है। डाटा की मैं बता रही हूँ तो मैं तुम्हें इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे भाई, बहुत मतलब करा हुआ है इसमें काम। डाटा के बैकअप को कॉपी रखना, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना, आईपी एड्रेस को छिपाता है ये, डाटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना में प्राप्त करना, किसी को भी किसी तरह की जानकारी ना देना, जैसे ओटीपी पिन हो गया। ये साइबर क्राइम से तुम्हारे बचने के कुछ उपाय हैं। अब साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, साइबर क्राइम के प्रकार हैं साइबर जासूसी, साइबर हमला, साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद, सोचो साइबर आतंकवाद, ये इतना बड़ा नाम देने की क्या जरूरत थी इसको?
आतंकवाद फैलाने के लिए अगर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं साइबर आतंकवाद। जैसे मान लो कुछ ऐसी आतंकवादी घटना दिखा रहे हो आप व्हाट्सअप के थ्रू, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, उसके थ्रू अगर आप कोई ऐसी घटना दिखा रहे हो जिससे आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ावा हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ावा हो रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी भैया? साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो साइबर स्पेस किसे कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपका पूरे पूरे चांसेस है। साइबर स्पेस होता क्या है, देखो समझो इस बात को। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर सेवाओं के बीच में अंतःक्रियाओं का एक जटिल परिवेश है जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्क के विश्वव्यापी समर्थन के लिए इसका समर्थन मिलता है। मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध जारी जानकारी या संपूर्ण डाटा साइबर स्पेस है। जो भी आपको इंटरनेट पे चीज़ें मिलती हैं, जो भी चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल रही है, जैसे मान लो गूगल पे कोई आपको पीडीएफ मिल गई, कोई फाइल मिल गई, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस सब कुछ क्या है, साइबर स्पेस है। सब कुछ एक साइबर स्पेस के, स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह। मतलब जो भी साइबर के अंतर्गत, जो भी इंटरनेट के अंतर्गत चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ क्या है, साइबर स्पेस है। साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम गिब्सन ने किया था वर्ष 1984 में अपनी किताब न्यूरोमैंसर में। ठीक है, अब हम आते हैं साइबर वॉरफेयर पे। साइबर वॉरफेयर क्या है? किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना, नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसमें? एम्स में साइबर हमला, एम्स में साइबर हमला जो हुआ था ये इसका उदाहरण है। और कनाडा में साइबर हमला हुआ था 29 सितंबर 2023 को। ठीक है, साइबर क्राइम के लिए क्या कानून है? देखो सबसे पहला कानून जो हमारा, ये तो तुम लोगों ने मूल विधि में पढ़ा होगा भाई, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 जो है, इसकी जो मंजूरी है वो राष्ट्रपति को मिली थी 9 जून 2000 को। ठीक है, KR नारायण द्वारा इसकी मंजूरी जो है वो दी गई थी। लागू कब हुआ है? 17 अक्टूबर 2000 को। इसके अंदर 13 अध्याय 94 धारा 4 अनुसूची है। क्या क्या है भैया? 13 अध्याय 94 धारा 4 अनुसूची। आईटी एक्ट के अंदर क्या है? 13 अध्याय 94 धारा 4 अनुसूची। याद हो गया? बोलो, दोबारा से बोलो। 13 अध्याय 94 धारा 4 अनुसूची है। कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। मंजूरी कब मिली थी इसे? 9 जून 2000 को। किसने दी थी? KR नारायण साहब ने। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 में आया, उसके बाद संशोधन सबसे पहला कब हुआ? 2008 में। जो लागू कब हुआ? 27 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 2008 में भारतीय IT एक्ट में संशोधन किया गया था और इस पर साइबर सुरक्षा, उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे जब ये चीज़ें बनी थी तो साइबर की जो चीज़ें थी ना वो इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा अंधेरी मचा दी, मतलब बिल्कुल लोगों ने पैसे चुराना, ये करना वो करना। हम भी जब जो साइबर थाने में रहते हैं ना, हमारे एक भाई साहब हैं, अंकुश भाई साहब, तो जो साइबर थाने में है, मतलब हमारे साथ ही हैं वो इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा उनके पास आ जाता है, मेरे इंस्टाग्राम से पैसे चुरा लिए, मेरे पेटीएम से चुरा लिए, मेरा फ़ोन हैक कर लिया, मेरा वो कर लिया। और जबकि ये लोग खुद ही भेजते हैं। पहले इनको कहते हैं वो वाला वो सीन है ना, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो पैसे के चक्कर में मान लो AB के पास आया कि तू मुझे दे दे 5000 रुपये और मैं तुझे परसों को दे दूंगा 10,000 करके। अब परसों को A भाग गया, अब A ढूंढने नहीं मिल रहा है इसे, अरे भागा जा रहा है। अब फिर ये आता है यहाँ पे, अरे बाबूजी मेरे को तो मार के ले लिया, मेरे को तो साइबर फ्रॉड कर दिया। फिर ये आके ये बताते, झूठ बताते, मतलब कुल मिला के। ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद पुलिस निरीक्षक के नीचे का ना हो वह IT एक्ट के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। देखो IT एक्ट की विवेचना, ये एक तरीके से SOP है इसकी, कि IT एक्ट की विवेचना जो है ना वो कम से कम इंस्पेक्टर करता है। इंस्पेक्टर बोले तो 3 स्टार कौन से वाले? गोल्डन वाले। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझाया था उसमें। ठीक है, IT एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, मतलब साइबर के लिए अपील करने का जो एक वो है, मतलब बोर्ड है, जो न्यायालय है, वो उसके आदेश से पीड़ित व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है। ठीक, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ साथ छेड़छाड़ का अपराध संज्ञेय और जमानती है। ठीक है, IT एक्ट की धारा 62, देखो इंपॉर्टेंट धारा लिखी हुई है, बाकी मैं IT एक्ट जब मैं कराऊंगी तो तुम्हें वैसे करवा दूंगी। कैट के फैसले या आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति अधिकरण के फैसले या आदेश की अधिसूचना की तारीख 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, ये वाला जो था ना साइबर अपीलीय न्यायालय। ठीक है, इसके तहत अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो इसके जो आदेश की सूचना है वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है 60 दिन के भीतर। IT एक्ट 66 ये कहता है कि वर्ष 2015 में श्रेया सिंगल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए रद्द कर दिया गया था, इस वाले को।
आईटी एक्ट को, ठीक है। अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देने दोनों के विपरीत थी। ये वाला जो एक्ट था, ठीक है, ये वाला जो एक्ट था आईटी एक्ट की धारा जो 66 थी, इसमें 2015 में एक श्रेया सिंगल मामला हुआ था, उसके तहत इस वाले एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है। अभी जो एक्ट की डिटेल है ये बाद में पढ़ेंगे, बस तुम ये ध्यान रख लो कि आईटी एक्ट 66 खत्म हो चुका है कुल मिला के। अब बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? देखो, यदि कोई नया विचार लेकर आता है तो ये मूल विचार उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, ठीक है, मेरे दिमाग में था मैं यहाँ पे गोला बनाऊँ, अब मैंने यहाँ पे और गोला बना लिया, एक और गोला बना लिया, एक और गोला बना लिया, ऐसे कर करके मैंने बना दिया, तो ये मेरी बौद्धिक संपदा है ना कि मैंने इसे फूल बना दिया, समझ रहे हो। तो यदि कोई नया विचार लेकर आता है तो ये मूल विचार उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा है। बौद्धिक संपदा का तात्पर्य आविष्कारों, साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों, डिजाइनों, प्रतीकों, नाम व लोगों से है। कॉपी स्केप का मतलब क्या होता है? आपकी साइट देखो, अब जो जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, ये इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से ऐसे सो तो नहीं गए तुम लोग, 10 ही मिनट हुए अब तो हैं, सो गए? जागो जागो ग्राहक जागो। कॉपी स्केप का मतलब क्या है? आपकी साइट को ऑनलाइन साहित्यिक चोरी के खतरों से बचाने में ये मदद करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करा रही हूँ मैं तुम्हें इससे आसान तरीके से कौन करा। देखो देखो, ये हेलमेट वाले भैया, इस अवधारणा का स्वामित्व निर्माता बौद्धिक संपदा के धारक के पास होता है। कॉपी कौन सा पढ़ा था हमने अभी, कौन सा पढ़ा था यार? कॉपी स्केप पढ़ा था जो, ठीक है। बौद्धिक संपदा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के कानून के माध्यम से इसमें जो है वो संरक्षित है। अब देखो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। देखो कॉपीराइट तुम्हें पता ही होगा, इस पे भी आ जाता है ना कॉपीराइट। साहित्यिक, नाटकीय, समझ में आ रहा है? साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के निर्माता और सिनेमेटोग्राफी, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग निर्माता को कानूनी रूप से अधिकार प्रदान करता है। मतलब जिसने भी इसको बनाया है उसको अधिकार प्राप्त है कि वो किसी और को अपना कॉपीराइट देता है कि नहीं देता। भारत में कॉपीराइट अधिनियम जो है वो 1957 में आया था। भाई साहब बज रहे हैं मुझे लग रहा है रात के 2, ठीक है। और पता नहीं क्यों मेरे सर पे पढ़ाने का बहुत सवार है। अब मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, पता चले पड़ोसी आ जाए और मुझे मारे बहुत कि तूने हमें दुखी कर रखा। तो इसलिए हल्का सा अब मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते ना अपने आप ही तेज़ हो जाती है मेरी आवाज़। क्या करूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। अब पेटेंट का मतलब समझो, यह आविष्कारों के लिए दिया जाता है। आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो मैंने आविष्कार कर दिया इस पेंसिल का, तो मैं इसको पेटेंट कराऊंगी कि ये जो पेंसिल है ना ये मैंने बनाई है। जैसे मान लो थॉमस अल्वा एडिसन है, तो उसका पढ़ा जाता है ना, वो बल्ब की खोज की थी उन्होंने, तो वो उन्होंने पेटेंट करवा लिया। तो इसके पेटेंट करवाने के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है। जब एक पेटेंट प्रदान किया जाता है तो मालिक को दूसरों को संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने, बेचने या विपरीत से रोकने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। अब मैं कल को कहने लगूँ अरे उसने कहाँ किया था लाइट का आविष्कार, मैंने किया था, तो वो मुझे पेटेंट नहीं देंगे। वो पेटेंट किसके पास है? थॉमस अल्वा एडिसन के पास ही है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये कोई भी दृश्य, प्रतीक, शब्द, नाम, लेबल इत्यादि में शामिल होता है जो किसी ब्रांड का, जैसे MDH का एक अपना अलग लेबल है, ठीक है। और आपका जो ISI मार्क होता है उसका एक अलग ऐसा बना होता है ना, ऐसे ऐसे करके यूं कर करके ऐसे कुछ ISI मार्क बना होता है। गंदा सा बना दिया मैंने तो यार, तुम सही से देख लेना। मतलब ये वाणिज्यिक उद्यमों में मतलब ब्रांडों को और वाणिज्यिक उद्यमों को अलग करता है। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया? 1999 में। और ये वाला कब आया था? कॉपीराइट वाला 1957 में आया था, ठीक है। तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में अधिनियम किया गया था। ये देखो पूछा गया है UPSC 2021 में। और यह भ्रमित करने वाले समान चिन्ह का उपयोग करने से भी रोकता है। भारत सरकार में वर्ष 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का के तहत जो है वो निर्माण किया गया था। अब हम पढ़ते हैं BN श्री कृष्णा समिति। देखो, पर्सनल डाटा संरक्षण पर आधारित है ये जो समिति है। इसने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पे ध्यान दिया था। बहुत बढ़िया भैया, इसका बहुत धन्यवाद। देखो, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर, भारत का पहला साइबर डाकघर चेन्नई, भारत की पहली साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला त्रिपुरा, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने एक साथ प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नोएडा व लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो खोले गए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा धीरे तो नहीं हो रहा, तुम्हें पता चले मेरी आवाज़ ही ना है, मुझे पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है, नहीं सुन रहा होगा तुम्हें। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ साथ छेड़छाड़ का अपराध जो है वो संज्ञेय और जमानती। संज्ञेय और जमानती का मतलब है इसको जमानत पुलिस अधिकारी दे सकता है, ठीक है। पैकेज सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डाटा का असतत खंड है। क्या कौन सा खंड है? असतत खंड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देश का पहला
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में चर्चित साइबर ठगी के लिए प्रचलित जिला जामताड़ा झारखंड में स्थित है। अब पढ़ लेते हैं वुडापेक्स कन्वेक्शन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया तो नहीं है पर ये आने के पूरे पूरे मुझे चांसेस लग रहे हैं, इसलिए डलवा दिया। ये साइबर क्राइम पर एक कन्वेक्शन है जिसे साइबर क्राइम वुडापेस्ट कन्वेक्शन के नाम पे जाना जाता है। इस कन्वेक्शन के अंतर्गत अनुच्छेद 32B डाटा तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है तथा इसके तहत राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन, मतलब इस तरह यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसी कारण भारत में अभी तक इसमें हस्ताक्षर नहीं किया गया। अच्छा, मतलब किसी भी डाटा तक पहुंचने की अनुमति प्रदान कर दी अगर मान लो, तो आप भारत में कैसे पहुंचोगे? मतलब इसमें ये है कि देखो हमें तो पहले ही आर्टिकल 21 दिया हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा जीवन जीने का अधिकार। अब उसके तहत तो कोई भी किसी की प्राइवेसी को हनन नहीं कर सकता। अब अगर इसको ले जाते हैं, इसके अनुच्छेद 32B में ये है कि कोई भी डाटा तक पहुंच सकता है। तो अगर डाटा तक पहुंच सकता है, मान लो कोई तुम व्हाट्सएप पे बाबू सोना से बात कर रहे हो, अब पता चले भैया उसे पढ़ रहे हैं मोदी जी कि अच्छा इसने शीला ने बंटी से क्या बात करी, तो ये तो राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब तुम्हारी राष्ट्रीय संप्रभुता तो हो ही जाएगी और जो मम्मी कूटेगी वो अलग। तो इसीलिए भारत ने इसको अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, समझाने के लिए बताया, पता नहीं कौन शीला हो कौन बंटी हो। ठीक है, वैसे इन चक्करों में मत पड़ना, बहुत पिटोगे, शीला बंटी सब चली जावे। अब देखो कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस, अब ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक खत्म स्टार्ट हो गया, ये तुम्हारा पूरा हो चुका। जो तुम्हारा साइबर क्राइम है ये एक तरीके से पूरा हो गया। अब ये हमारा चलेगा कंप्यूटर वायरस वाला। देखो कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक तरीके का प्रोग्राम है जो अंदर रखी फाइलों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, क्या है? एक तरीके का प्रोग्राम है ये क्वेश्चन आता है अब क्या है, ये मालवेयर है या ये प्रोग्राम है या ये वायरस, मतलब वायरस का ट्रोजन हॉर्स है, कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि एक तरीके का प्रोग्राम है जो अंदर रखी फाइलों को जो है क्षति पहुंचाता है। ये वायरस मालवेयर का ही पार्ट होता है। मालवेयर का मतलब ही वायरस होता है, मतलब एक तरीके से मालवेयर इसका बाप है। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है और वायरस से भरा हुआ होता है। जैसे मान लो ये एक वायरस है, ये भी एक वायरस है, ये ऐसे ऐसे कर करके ये पूरा का पूरा बन गया मालवेयर। तो मालवेयर इनका एक तरीके से बाप हो गया। ठीक है, तो मालवेयर आक्रमण क्या है भैया? मालवेयर आक्रमण वह आक्रमण होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, अब मालवेयर कितने प्रकार के होते हैं? वायरस एक तरीके से मालवेयर का ही प्रकार है। मतलब मालवेयर होते हैं 4 प्रकार के। एक तो हो गया वायरस के, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। याद कर लो, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। मालवेयर के प्रकार वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। ठीक, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब देखो वायरस का पढ़ते हैं। हम लोग वायरस क्या है, सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म ही पूछ ली जावे है, तो फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वायरस है। इसका आविष्कार जो है वो फ्रेड कोहेन ने किया था। ये विश्व का जो पहला कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर में फैला वो था अल्क क्लोनर। क्या था भैया? अल्क क्लोनर। ठीक है, अल्क क्लोनर ऐसे कही हुआ था। विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क पर फैला था, जिससे 1971 में बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया था, वो है क्रिपर। क्रिपर वायरस ने अर्पानेट को संक्रमित किया था, जिसे रे टॉमिल्सन ने हटाने के लिए पहला एंटीवायरस प्रोग्राम रिपर बनाया था। रिपर ये क्रिपर है और ये रिपर है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्रिपर वायरस को हटाने के लिए हमने पहला एंटीवायरस बनाया था रिपर। मतलब अपने आप से देखो, पहले वायरस बना रहे हैं फिर उसका एंटीवायरस बना रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि भैया कैसे इनका वो करना है। तो क्रिपर वायरस को हटाने के लिए रिपर वायरस को बनाया गया था। क्रिपर वायरस ने अर्पानेट को संक्रमित किया था, जिसने रे टॉमिल्सन ने रिपर को बनाया। इसको हटाने के लिए पहला एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया था, जिसका नाम क्या है? रिपर। और क्रिपर पहला एंटीवायरस है, वो पहला वायरस है और ये एंटीवायरस है। ठीक है भाई, आ रही समझ में? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा? हैप्पी बर्थडे जोशी। वाह। भारत का पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन। वर्ष 2000 से अब तक सबसे ज़्यादा फैलने वाला वायरस क्या है? ओहो, तुम ही पढ़ लो यार ये तो।
आई लव यू। अब बस खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाना, ये मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इतने रैपट मारूंगी बहुत ज़्यादा। वायरस का स्रोत कौन कौन सा होता है भैया? एक तो इंटरनेट, सबसे ज़्यादा तो यहीं से फैलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वायरस स्पैम ईमेल से आता है। देखो ईमेल जो तुम्हारी भरी रहती है ना, स्पैम ईमेल, ये तुमने जो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं फलाने फलाने उसके टेक्स्ट बुक के और उसके मतलब किसी भी संस्था के, टेक्स्ट बुक का नहीं कह रही मैं, तो ये क्या करते हैं ना, स्पैम ईमेल्स भेजते हैं। तो वो संस्था तो पर्टिकुलरली नहीं भेजती, पर जो उस संस्था के जैसे जैसे टेक्स्ट बुक का नाम ऐसे करके कोई लिख दे, तो ये तो टेक्स्ट बुक है, पर अगर टेस्ट बू और ये हल्का सा बिंदु लगा दे तो हम इसमें भी इतना समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पागल, हमें तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतना देखें ध्यान से। तो कोई भी अगर किसी भी चीज़ की, जैसे मान लो काजल भारद्वाज लिखा हुआ है, और इसमें मैंने बीच में ऐसे लिख दिया काजल ऐसे डॉट भारद्वाज, तो तुम्हें ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा। ये मुझे अंतर समझ में आएगा क्योंकि मुझे तो पता है, पर जिन लोगों को नहीं मेरे मेरे बारे में पता है तो वो ये सोचेंगे यार काजल डॉट भारद्वाज ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। तो जो स्पैम ईमेल्स होती हैं वो कभी कभी अलग अलग उससे भी आ जाती है, अलग अलग क्या कहते हैं सोर्स से भी आ जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम देखते रहे और उनको हटाते नहीं है, तो उनको हटाने की वजह से वायरस इसमें जो है वो बढ़ता चला जाता है, हमारे फ़ोन में भी और वैसे भी। वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव, देखो कंप्यूटर में वायरस पहचानने के लक्षण है कंप्यूटर का स्वतः रिबूट हो जाना, बार बार हैंग करना, वेब ब्राउज़र का असामान्य गलत होम पेज खोल देना। मतलब मान लो तुमने तुमने क्रोम खोला अपने कंप्यूटर में जाके, और खोलने के बाद तुमने एक तरीके से मतलब तुम उसमें डाल रहे हो व्हाट्सअप वेब, तुम व्हाट्सअप वेब खोलना चाहते हो गूगल से, पर वो खुल जाता है कुछ और, तो अलग अलग या गलत गलत होम पेज खोल देना। कंप्यूटर की कार्य की गति जो है वो धीमी हो जाना, कंप्यूटर में मेमोरी में स्थित कुछ फाइलों का प्रभावित होना, और कुछ प्रोग्रामों का कंप्यूटर में ना चलना, ये किसका लक्षण दर्शाता है? वायरस होने का लक्षण। अब एक होता है पॉलीफॉर्मिक वायरस। पॉलीफॉर्मिक वायरस कौन सा होता है भैया? यह एक स्वचालित रूप में स्वयं को कूटबद्ध करता है और अपनी प्रतिलिपि बोले तो प्रतिलिपि मतलब अपने बालक बनाता है, बालक, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये है टुन्नू लाल, ये बिल्कुल सेम टू सेम अपने बालक बना देगा, ऐसे दो टुन्नू लाल बना देगा, ठीक है, ऐसे। तो जैसे दो टुन्नू लाल बने, ये इसको कहेंगे प्रतिलिपि बन गई इसकी। अरे समझ में, अरे लो यार तुम दिख नहीं पा रहे हो, इसको बताया भी नहीं। ये देखो दो टुन्नू लाल बन गए ना, अपनी प्रतिलिपि बनाता है पॉलीफॉर्मिक वाला। पॉली का मतलब ही क्या है? अपने अपने जैसे बनाया जा रहा है। वॉर्म बोले तो एक तरीके से कीड़े को कहते हैं वॉर्म। यह अकेले आता है किंतु अपनी प्रतिलिपियाँ स्वयं बनाकर, यही प्रतिलिपियाँ स्वयं बनाकर चला जाता है। यह सब सर्व संपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? किसी भी अपरिचित वेबसाइट के साथ फेक साइट के, देखो हाँ एक और बात, जैसे मान लो तुम किसी भी वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो इस गाने को, तुमने उस पर क्लिक किया, उसके बाद एक और वेबसाइट खुल गई, उसके बाद तुमने उस पर भी क्लिक कर दिया, उसके बाद एक और वेबसाइट खुल गई नीचे। तो अलग अलग वेबसाइट जब खुलती लगती है ना, तो ये फेक साइट के साथ इसमें फ़ोन में और लैपटॉप में गर्म होने लगता है और हैंग होने लगता है। ये मतलब अपने आप से उसमें उसके अंदर आ जाता है। यह सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है। वॉर्म किसको प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? हार्ड डिस्क को प्रभावित करता है। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर, स्टक्सनेट यार हरे वाला कहाँ गया, लो साथ साथ में वो करते चलो। स्टक्सनेट जो है ये एक तरीके से कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, ठीक है, इस आदमी ने, इस भैया ने। ट्रोजन क्या है? इसे फेक सॉफ्टवेयर या नकली प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। वाह भाई वाह, फेक सॉफ्टवेयर और नकली प्रोग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? ट्रोजन को जाना जाता है। इंटरनेट खुला होने पर कभी कभी अलर्ट आते रहते हैं, और जैसे मान लो तुम रात में भी इंटरनेट ऐसे खुला छोड़ के सो जाते हो ना, तो उसका है ये। और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की सलाह या नोटिफिकेशन आता रहता है, तो जिसे डाउनलोड करने के बाद भी कभी कभी ना मिल पाने वाला सॉफ्टवेयर कौन कहते हैं? ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। यह डिवाइस में यूज़र की निजता पर अटैक करता है। जैसे तुम जो अपने बाबू सोना के फोटो वोटो छुपा छुपा के रखो ना, उनके मैसेज वैसेज छुपा छुपा के, तो अगर ट्रोजन घुस गया तो तुम्हारे सारे बाबू सोना कर देगा काम। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम स्पाईवेयर पे। देखो स्पाईवेयर क्या है? ये एक तरीके से स्पाई का मतलब ही क्या होता है? SPY। अरे यार दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? सॉरी, क्या करूँ मैं भाई। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस।
स्पाई का मतलब ही जासूस होता है। ये जासूसी करने वाला मालवेयर है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कीलॉगर, यह यूज़र द्वारा दबाई गई सारी की को स्कैन करता है, और दूसरा होता है कुकीज़। कुकीज़ के थ्रू आता है। कुकीज़ वो नहीं बनता, वो ऐसे वो हैट सी बनी रहती है, ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे ऐसे करके उसमें। तो वेब ब्राउज़र की सर्च हिस्ट्री से यूज़र की सर्च से रिलेटेड जानकारी को पता लगा लेते हैं। देखो अब मैं तुम्हें इस बात की जानकारी बाद में दूंगी कि भैया इनसे कैसे बचना और क्या करना। तुम अभी ये पढ़ लो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में कितना आएगा। बाकी तुम्हारे सिस्टम में कोई ऐसा बहुत बड़ा सिस्टम ना हो तुम्हारा, जो तुम्हारा सिस्टम हैंग हो रहा हो और उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। जब यहाँ आ जाओगे तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कैसे बचाना कैसे करना। अब समझते हैं एंटीवायरस क्या है। ये तुम्हारा एक तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है। एंटीवायरस क्या है? देखो जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो उसे रोकने के लिए एंटीवायरस डाउनलोड किया जाता है, ये सबको पता है, ठीक है, ताकि जो वायरस है वो डिवाइस को प्रभावित ना कर सके, ठीक। अब इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? वो इन्फेक्टेड फाइल क्लीन करने के लिए करते हैं। सॉरी, सबसे पहले वाला भी यार इसमें दिया नहीं हुआ, एक सेकेंड भैया, बैटरी कम हो गई इस वजह से दिख रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ लो। देखो इसका जो प्रयोग है इन्फेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए करते हैं, और ये याद कर लेना, क्विक हील, ट्रेंड, माइक्रो, एवीजी, अवास्ट, पांडा। पता है जनरली पता ही नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का एक टाइप नहीं है? क्या है? क्विक हील, ट्रेंड माइक्रो, एवीजी, और एवीजी है बेटा, ये एवीजी, अवास्ट और पांडा, ठीक है। जो लोग देखो, जो लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह उनको तो पता है, पर जो लोग यूज़ नहीं करते उनको नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं उनके लिए इसको बता रही हूँ कि ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि इन निम्न में से कौन सा एंटीवायरस का एक प्रकार नहीं है। तो इसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये याद कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं फायरवॉल पे। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। फायरवॉल पे कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो एंटीवायरस की तरह काम करता है। फायरवॉल अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल जो है, फायरवॉल मतलब एक तरीके से अलग से भी लगा देते हैं ना, जो मैं बताऊंगी अभी तुम्हें। फायरवॉल कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। फायरवॉल एक आता नहीं है, वो ऐसे ऐसे फायर सा लगा रहता है, ऐप टाइप में होता है, तो वो उसको फायरवॉल, एक तरीके से उसी को फायरवॉल बता रहे हैं। ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, ठीक है। पासवर्ड तोड़ने के लिए हैकर का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया? क्रैकर। जिस पासवर्ड को तोड़ने के लिए अगर हम हैकर का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रैकर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले को क्या कहते हैं भैया? वायरस कहते हैं। मैक्रो वायरस का पढ़ लेते हैं। मैक्रो वायरस क्या है? फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में पाए जाने वाले वायरस जो बूटिंग के दौरान मास्टर फाइल में पहुंच जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बूट वायरस। कमांड से निकलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? ली हार्ड वायरस। कमांड से निकलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? ली हार्ड वायरस। किस प्रकार का वायरस एग्जीक्यूटिव फाइल एक्जी फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है, और इन्फेक्टेड एक्जी फाइल का अन्य एक्जी फाइलों पर हमला करके संक्रमित कर देता है, वो होता है पैरासिटिक वायरस। आया हुआ है भाई ये क्वेश्चन, पढ़ लेना थोड़ा सा ध्यान से। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? वो है स्पॉन का। माइकल एंजलो, यार लाइट जला दूँ, अब दिखा कुछ चांदना सा हुआ होगा। देखो माइकल एंजलो, यह है एक बूट सेक्टर वायरस है, अर्थात बूटिंग के दौरान, जब बूटिंग करा जाता है ना उसको, लैपटॉप को, तो बूटिंग के दौरान सिस्टम के अंदर आने वाला एक तरीके से वायरस है। साइबर अपराध के अब प्रकार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं टॉपिक को। आप लोग भी नोट्स अपना बना रहे हो तो रोक के बना लेना। देखो इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं स्पैम में। मैंने बताई दिया तुम्हें, स्पैम की वजह से सारे कांड होते हैं, और फ़ोन के अंदर भी बहुत जो गड़बड़ होती है सारे स्पैम की वजह से ही होती है। इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते रहते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, अपने फ़ोन की बात है। स्पैम फ़ोन में भी आता है। एक निश्चित पते पर किसी व्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल का संदेश भेजना, ये किस में आता है? एक तरीके से स्पैम ईमेल के अंतर्गत आता है। अब देखो भाई, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल स्पैम कहलाते हैं। इससे वायरस जो है वो कंप्यूटर में आते हैं, बता ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। हैकिंग क्या होती है? देखो कंप्यूटर के अंदर सेंध लगाना, सेंध बोले तो किसी के घर में घुस जाना, उसको कहते हैं हैकिंग कर लिया। किसी का एक तरीके से डाटा चुरा लेना हैकिंग होता है, ठीक है। कंप्यूटर को क्षति पहुंचाना, ठीक है, लक्षित करना, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर उसे क्षति पहुंचाना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है, ठीक है। किसी की निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड,
और फिर उसमें फेरबदल आदि जो कर देना किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच हैकिंग का अपराध है। अब हैकर कौन होते हैं? एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को अवैध तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए करता है या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। बेसिकली नुकसान पहुंचाने के लिए। किस तरीके का नुकसान? सबसे पहले तो पैसों के रूप में, ठीक है, मतलब मॉनेटरी नुकसान। दूसरा उसका मेंटली नुकसान कर सकता है, वो किसी की मतलब फ़ोन वगैरह से फ़ोटोज़ चुरा ली, कुछ और उस तरीके से गलत तरीके से मतलब उसे परेशान कर रहा है, तो वो उस नुकसान की बात हो रही है। अच्छा, हैकर कैसे होते हैं? हैकर देखो, हैकर बेसिकली 2 प्रकार के नहीं होते, ये 3-4 प्रकार के होते हैं। ये तो गलत लिखा हुआ है यार, इसको हटाओ। देखो, सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर ऐसा व्यक्ति है जो कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरी को ढूंढने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत मतलब अपने काम के लिए उसको यूज़ करता है, ठीक है। ब्लैक हैट, ब्लैक का मतलब क्या है? ब्लैक मतलब काला, काला मतलब काला दिल, हरामखोर, है ना। तो जो जिसका दिल काला हो, ठीक है, जो मतलब वो ब्लैक सी टोपी पहन के बैठा हो और तुम्हारे एक तरीके से घर में आया और चोरी कर ली उसने, यानी कि तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर आया, तुम्हारी कमजोरियों को पहचाना, तुम्हें देखा कि अच्छा इसका ये पासवर्ड है, इसका ये पासवर्ड है, ढूंढा और नुकसान पहुंचा दे तुम्हें, उसका क्या मतलब है? ब्लैक हेड हैकर। ये सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, सूचना चुराता है। वाइट हेड हैकर कौन सा होता है? इसके इरादे नेक होते हैं, ये यार बढ़िया आदमी है, वाइट सफ़ेद। तो इसके इरादे आपराधिक और दुर्भावनापूर्ण नहीं है। अगर ये हैकिंग कर भी रहा है तो ये सिर्फ एथिकल चीज़ों की हैकिंग करेगा और ये चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। इनको एथिकल हैकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट हैट हैकर को क्या कहते हैं भैया? एथिकल हैकर भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नीचे पे, नेक्स्ट ग्रे हैट हैकर। देखो, ये बाइक, देखो जब हम सफ़ेद और काले को मिला देते हैं तो बीच में क्या बनता है? ग्रे बनता है ना। तो ये वही है, ये हैकर वाइट और ब्लैक के बीच में आते हैं। ये जो अनुमति के बिना सिस्टम को अवरोधित कर सकते हैं लेकिन नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। अब आते हैं ग्रीन हैट हैकर पे। ये नौसिखिए हैकर होते हैं, ये ऐसे ही घूमते रहना है ना जो है। अच्छा है, तुझे पता, मतलब एक आधे का कभी फ़ोन का लॉक वॉक तोड़ दिया तो न्यू सोचा है कि अपने आप को गाँव देहात में नहीं होते कि भैया हैकर है ये तो ये नौसिखिए हैकर होते हैं। उसको क्या कहेंगे? ग्रीन हैट हैकर, ठीक है। ये जो सीखने और अपने कौशल को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्लू हैट हैकर। ये हैकर बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें सिस्टम की सुरक्षा परीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आता है हम रेड हैट हैकर्स पे। ये हैकर उन ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए काम करते हैं जो अनैतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिशिंग पे। देखो फिशिंग क्या है? ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी, जैसे यूज़र नेम हो गया, किसी का पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करना का प्रयास जो है वो फिशिंग कहलाता है, ठीक है। डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल वगैरह भेजना इसका काम है। साइबर अपराध फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी मैसेजेस भेजते हैं और प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने बताया था ना तुम्हें भी, जो स्पैम वगैरह भेजते हैं वो बताते रहते हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर कंपनी से हूँ और मैं ऐसे ऐसे करके ये यहाँ से अगर आप इस लिंक पे क्लिक कर लोगे तो तुम्हें अभी मिल जाएंगे 2,000 रुपये या अभी मिल जाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए। तो तुम सोचोगे 2 लाख करोड़, मैंने तो मुझे तो 2 करोड़ ही दे दे, बाकी के 1,98,000 करोड़ तू ही रख ले, ठीक है। किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वह अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसे नुकसान हो सके। अरे तुम सो तो नहीं गए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोना मत, ठीक है। सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, पता चले तुम खराटे भर रहे हो, खर 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 खर। मैं रात के 2-2:30 बजे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, धीरे 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 धीरे, मतलब कितना रिस्क लेके पढ़ा रही हूँ तुम ये सोचो। अगर अगल बगल वाले सुन रहे होंगे तो यूँ कहेंगे पता नहीं रात में किससे बात कर रहा है ये। पहला फिशिंग मुकदमा किस पे लिखा गया था? 2004 में कैलिफोर्निया के एक किशोर के खिलाफ लिखा गया था। किशोर बोले तो किशोर समझते हो तुम? किशोर कुमार नहीं, किशोर मतलब लौंडा, मतलब लड़का। हमारे यहाँ पे लड़के को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको गलत सेंस में मत ले जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ूंगा। जिसने अमेरिका ऑनलाइन वेबसाइट की नकल बनाई थी। फिशिंग के कुछ प्रकार देखो। फिशिंग किस तरीके से? देखो, इमेज फिशिंग मतलब किसी की भी फ़ोटो लेके उस पर गलत गलत चीज़ें बना देना, उसको इमेज फिशिंग कहते हैं, ठीक। उसके बाद होती है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्तियों को उस सुरक्षा, मतलब मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो और उसको मतलब ये दिखा रहे हो, अरे देखो तुम ऐसे चले जाओगे, ऐसे तुम्हारा वो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसमें वो किस में आएगा? स्पेयर फिशिंग में आएगा। कैट फिशिंग क्या होती है? इसमें कोई व्यक्ति फर्जी पहचान या नकली प्रोफाइल बनाकर, जैसे मतलब बन जाता है ना, नाम है उसका रामकली और लड़के की आईडी बना रखी है उसने करण भारद्वाज,
यह नाम है उसका करण भारद्वाज, और उसने बना दी आईडी ramkali.com से। तो पहली बात तो रामकली के नाम से तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करने का, वो करेगा बिल्कुल ऐसे बनने जाएगी कैटरीना कैफ, और जब देखोगे सामने से तो ऐसा रहेगा कि रात भर नींद भी ना आवे। अब देखो, नेक्स्ट है स्मिशिंग फिशिंग। इसमें एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज का उपयोग किया जाता है। स्मिशिंग का मतलब वही होता है, मतलब मैसेजेस वगैरह करना। तो संदेशों में लिंक या फ़ोन नंबर होता है कि इस लिंक पे क्लिक करो और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, धोखाधड़ी की वेबसाइटों पे ले जाते हैं और मतलब जितनी भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है आपके फ़ोन की या आपके पासवर्ड्स वगैरह की, वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है वेलिंग फिशिंग। इसमें उच्च प्रोफाइल जैसे व्यक्ति के सीईओ सीएफओ को आदि को निशाना बनाया जाता है, मतलब जो ढंग के लोग हैं, हमारे जैसों के लिए नहीं है, छोड़ो। विशिंग फिशिंग, इसमें हमलावर खुद को वैध संस्था का प्रतिनिधि बताता है। जैसे मान लो इसके अंदर ना अभी जो चल नहीं रहा साइबर अपराध चल रहा है कि एक कोई बंदा है वो बन जाता है वो पुलिस अधिकारी, और पुलिस अधिकारी बनने के बाद वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, अदरवाइज़ तुम आ जाओ यहाँ पे 50,000 रुपये लेके। तो ये क्या है, एक तरीके से विशिंग फिशिंग है, ठीक है। एक होता है क्लोन फिशिंग। यह इसमें जो होता है ना, हमलावर एक वैध ईमेल या वेबसाइट को क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, वही मैंने जो बताया था ना, पीछे प्रतिलिपि बनाना, कि एक से भले दो। अरे यार तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये देखो प्रतिलिपि बना दे ऐसे करके, उसे कहेंगे क्लोनिंग, ठीक है। अपने जैसे क्लोन बना दी तो इसको कहेंगे क्लोनिंग। इसमें हमलावर एक वैध ईमेल या वेबसाइट की क्लोनिंग करता है जिससे यूजर्स को लगता है कि यह एक वैध स्रोत से संवाद कर रहा है, जबकि वास्तव में जानकारी की चोरी हो रही होती है। की लॉगर्स अपने लॉगिन पासवर्ड को अन्य संवेदनशील जानकारी को पीसी द्वारा आपके द्वारा टाइप करके की जाने वाली हर रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, की लॉगर कहते हैं, ठीक है। अपने पासवर्ड लॉगिन संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ को की लॉगर्स की तरह रिकॉर्ड करता है। मतलब की इसके अंदर घुसा देता है ये, कि जोन सी की दबेगी तो उसके हिसाब से इसे पता चल जाएगा कि अच्छा इसने अब ये वाला जो वो है वो डाला है। अब देखो साइबर बुलिंग क्या होता है। साइबर बुलिंग मतलब धमकी। जैसे फेसबुक पे दे दिया, हाँ तू आ जाइयो, मैं बता दूंगा तुझे, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और ये फलाना आदमी पागल है @mention ऐसा करके कर देते हैं ना जो, तो इसको क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग पे आते हैं। मतलब देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस इतना जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइबर बुलिंग होती क्या है। ये आया हुआ क्वेश्चन है वैसे री एग्जाम में, पर मतलब इतना वो नहीं है कि इसमें डीप मैं तुम्हें कुछ समझाऊँ। साइबर स्टॉकिंग क्या है, इसमें है कि साइबर अपराध तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है और संदेश भेजता है, उसको क्या कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश वगैरह का सामना करना पड़ता है। डेटा डिडलिंग, ठीक है। डिडलिंग का अर्थ होता है ऐंठना तोड़ना, डिडलिंग, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होता है डाटा फिर से मूल रूप में आ जाता है। इसको कहते हैं डेटा डिडलिंग, ठीक है बेटा। डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा को बदलना शामिल है। अब आते हैं हम साइबर पायरेसी पे। साइबर पायरेसी क्या होता है, नकली सॉफ्टवेयर को तैयार कर सस्ते दामों में बेचना। क्या कहते हैं, साइबर पायरेसी कहते हैं इसको। नकली सॉफ्टवेयर को तैयार कर सस्ते दामों में बेचना साइबर पायरेसी के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनाधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा के अधिकारों का उल्लंघन होता है, इसको क्या कहते हैं, साइबर पायरेसी कहते हैं। सलामी अटैक इसमें अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। वाह। अब आते हैं हम टाइम बम पे ये एक स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें प्रोग्राम इस तरह बनाया जाता है कि ये सभी तरह से एक्टिवेट हो जाए। एक विशेष तारीख घटना आती है और ये मेलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें निश्चित दंड का मानदंड जो है वो पूरा होने पर निष्पादित होता है या एक निश्चित फाइल को एक्सेस करता है। जैसे मान लो मैंने लगा दिया टाइम बम में कि हाँ ये इस टाइम पे इस डेट को इस टाइम पे मतलब तुम्हें फटना है तो फट जाएगा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, यह एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे अधिकृत हो। ट्रोजन हॉर्स एक अनाधिकृत बोले तो एक तरीके से वायरस है, ठीक है, जो इस तरीके से दिखाएगा तुम्हें कि मतलब मैं पता नहीं कितना तुम्हारे लिए भला आदमी हूँ, पर होता नहीं है, ठीक है। मुख में राम बगल में छुरी, वही है ये। अरे सो तो नहीं गए तुम लोग भाई, ये बड़ा टॉपिक था, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सोना मत। चलो बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा पढ़ लो और मैं बता दें तुम्हें। अनाधिकृत प्रोग्राम है। ईमेल बॉम्बिंग समझो। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजते रहना, बार बार स्पैम वगैरह भेजते रहना, उसको कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। इससे उसका अकाउंट ही ठप हो जाता है, ठीक। ये मेरे साथ भी कर चुके हैं बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों, मतलब क्या उनको दिक्कत है, मेरे साथ कर चुके हैं, पर
पर मैंने भी उन्हें अच्छा मजा चखाया था, कई बाद में बताऊंगी। साइबर कूट रचना, इसमें कूट रचना का अपराध शामिल होता है। कूट रचना मतलब कोई भी चीज़ मतलब कूट रचित करके दे दी, उसको कहते हैं साइबर कूट रचना। साइबर मानहानि, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया तुमने उसको। वित्तीय अपराध, ऐसे अपराध जो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिज़ाइन हो गया, इनसे आदि से संबंधित होते हैं। वेब हाईजैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में लेता है और उसे मुफ्त करने की फिरौती की मांग करता है, तो उसे वेब हाईजैकिंग कहते हैं। ऑनलाइन जुआ, वेब हाईजैकिंग का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। ठीक। ईमेल स्पूफिंग, इस अपराध में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाती है। किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है, तो इसे ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है भैया। नौकरी या व्यवसाय देने के बहाने पैसे लोग, जैसे तुम्हें कह दे कोई मैं यूपीएसआई क्लियर करा दूंगा, 15 लाख दे दे। अब बाद में पता चले ना तो 15 लाख रहे, ना वो आदमी मिला, ना वो फ़ोन उठा रहा, और तुम्हारे सिलेक्शन हुआ नहीं। ठीक है, तो पढ़ लो चुपचाप से। वायरस फैलाना, साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फैलते हैं जो जिसमें वायरस छिपे होते हैं, उस पर फैला देते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। पोर्नोग्राफी तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसमें मैं क्या ही करूँ। कामुक अभिलाषा को जागृत करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ भेजी जाती है तो उसको पोर्नोग्राफी कहते हैं। इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ अब तुम्हें। वेब डिफेंसमेंट, इस अपराध में किसी कंप्यूटर की वेबसाइट, ये आया हुआ क्वेश्चन बाय द वे, इस अपराध में किसी कंप्यूटर की वेबसाइट में ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पे दूसरा वो कराया जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रैंसम वायर, रैंसम वायर एक प्रकार की फिरौती का मांग करने वाला वायर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंसम वायर क्या होता है? ठीक है, फिरौती का मांग करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को एनक्रिप्ट करता है, करते ही फिरौती मांगने लगता है। फिरौती, पैसा। थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। ये फाइलों को एनक्रिप्ट करके जो है वो फिरौती की मांग करता है। ठीक है भाई। रैंसम के लिए डाटा को एनक्रिप्ट करता है, और भारत में अभी अकीरा रैंसमवेयर का अलर्ट जारी किया गया था कुछ दिन पहले। ठीक है। अब आते हैं हम बॉटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक क्या होता है? देखो, यह बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। ठीक है। DDoS, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। DDoS, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है जो लक्षित सर्वर, किसी सेवा, किसी नेटवर्क, सामान्य ट्रैफिक को बाधित करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ के साथ लक्ष्य या उसके आसपास के बुनियादी ढांचों को प्रभावित करने के लिए करा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मतलब किसी तरीके से एक जो पर्टिकुलर सर्वर चल रहा है उसको हम बंद करवा दें, उसको हम ख़त्म करवा दें, इसलिए ये करता है। ये अटैक वेबसाइटों तथा ऑनलाइन सेवाओं को लक्षित करता है। लक्षित का मतलब उन पर वो नज़र रखता है कि इन्हीं को ही ख़त्म करना है मुझे। ठीक है। अरे यार, बैटरी ख़त्म होने वाली है। इसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंध करने के लिए करते हैं। सर्वर पर ट्रैफिक ओवरलोड हो जाता है तब होता है ये, मतलब बार बार ट्रैफिक उसमें आता रहेगा ना, तो उसकी वजह से ख़राब ही हो जाएगा। फिर ये देखो, DOS क्या होता है? DOS का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस। सबसे ज़्यादा तो इनकी ना फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सेवा का पूर्ण रूप से लाभ ना उठा पाना DOS कहलाता है। ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है किसी वेबसाइट का इंटरनेट पर उपलब्ध ना होने के कारण एरर और पेज नॉट फाउंड की स्थिति आती है, या 404 एरर की स्थिति आती है, तो इस सबको DOS कहते हैं। ठीक है। एरर, पेज नॉट फाउंड की स्थिति, 404 एरर की स्थिति। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। उसके बाद जीरो है अटैक क्या होता है? एक ऐसा अटैक जो संभावित रूप से गंभीर सॉफ्टवेयर सुरक्षा कमजोरी का शोषण करता है, जिससे विक्रेता डेवलपर अनजान होता है। मतलब जो विक्रेता है वो अनजान है, जिसने जो बेचना भी चाहता है डेवलपर भी अनजान है। मतलब जीरो डे हैकर, सॉरी डे है ये भाई, ये थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है इससे। जीरो डे हैकर का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर हमला करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। ये यूपी 1280 जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। बैकडोर, बैकडोर में क्या है
किसी अटैकर के द्वारा मालवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरी का फ़ायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्क बॉम्ब। यह है एक मालिशियस फॉर्क बॉम्ब। देखो इस तरीके के जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम, फॉर्क बॉम्ब हो गया, बैकडोर हो गया, ये सब के सब क्या है, एक तरीके से मालिशियस सॉफ्टवेयर है। मालिशियस माल मतलब माल, गंदा माल, माल मतलब गंदा माल, ठीक है, उस तरीके से लेके चलना। ये मॉलेशियस या दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं, दुर्भावनापूर्ण, इसका मतलब है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। इन इन्फिनिटी लूप में नई नई प्रक्रियाओं से बनता है, अलग अलग चीज़ों से बनता है। अब देखो साइबर आतंकवाद मैंने बता ही दिया तुम्हें, साइबर आतंकवाद पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अवैध वस्तुओं का क्रय विक्रय, यही उल्टी सीधी चीज़ें बेचना इंटरनेट पे, ठीक है, ये जो अश्लील सामग्रियाँ होती हैं, पोर्नोग्राफी वाली सामग्रियाँ होती हैं, उन सबको बेचना ये कहलाता है। एडवेयर, देखो एडवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है। बॉट एक सॉफ्टवेयर रोबोट हो जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है, बॉट। ठीक है। वॉइस टैपिंग क्या होता है, एक तरीका है जिससे दूसरों की बातचीत सुनी जाती है। ठीक है, ये सबको अलाउड नहीं होता, सबसे पहले अलाउड नहीं होता। ठीक है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो जानकारी है वो पुलिस के पास ही होती है। अगर कोई इसको पुलिस के अलावा ले रहा है तो यानी कि वो वॉइस टैपिंग कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम स्केयरवेयर पे। इसमें इंटरनेट से जुड़े यूजर्स को कोई फ्री एंटीवायरस, फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी थेफ्ट का जो क्वेश्चन है ये इसमें अभी क्या कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, क्या नाम है आपका, सीटेट वाला, उसमें भी शायद पूछा गया है। अपराधियों द्वारा क्षम्य रूप धारण कर यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। आइडेंटिटी मतलब मेरी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाना, थेफ्ट मतलब चोरी करना। आइडेंटिटी थेफ्ट, सोचो अगर इतनी चीज़ें मैं तुम्हें लिख लिख के कराती, जो जनरली कराते भी हैं टीचर्स, तो मतलब तुम्हें कितना टाइम लगता। जब इसी चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें, मुझे लग रहा है, मोर देन 40 मिनट्स लग गए, जबकि बेफालतू की हमने कुछ भी बात नहीं करी होगी। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये साइबर एथिक्स क्या होते हैं, ऑनलाइन वातावरण। एथिक्स का मतलब देखो अच्छी चीज़ें होती है। ऑनलाइन वातावरण डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक, अच्छी बात है, उचित नैतिक व्यवहार की खोज संदर्भित करता है। जियोस क्या होता है, जियोस समझो, यह एक तरीके की टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपने स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, स्मिशिंग, किसी प्रकार के टेक्स्ट या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग करना स्मिशिंग कहलाता है। किसी प्रकार के टेक्स्ट या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग करना स्मिशिंग कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें आप चेंजेस कर लेना। सनबर्स्ट, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, और जो मतलब इसको बदल सके तो इसको सनबर्स्ट कहते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन पे यार एक क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं मैंने कहाँ देखा था एसक्यूएल इंजेक्शन वाला क्वेश्चन, पर देखा है मैंने कहीं पे। इसमें हमलावर किसी वेबसाइट के डेटाबेस को चुराने में एसक्यूएल कोड बनाता है ताकि वह संवेदनशील डाटा तक पहुंच सके। ठीक है, और उसे बदल सके। ये ऊपर वाली चीज़ इसने नीचे लिख दी, दिख के, पहुंच सके और बदल सके। कहाँ गया, यहाँ पे आएगी ये वाली चीज़। ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग, इसमें हमलावर किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए करता है। देखो ये जितनी भी वो है ना, ये फुल फॉर्म्स और ये सब जो चीज़ें दी हुई हैं, ये सब चीज़ें इसलिए दी हुई हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप बेशक तुक्का ही मार के आओ, पर कम से कम आपने एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ा हो कि भाई एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। ये कम से कम कोई इंजेक्शन तो नहीं है ना, ये कोई पता चले कोई एंटीवायरस बता दिया इन्होंने कि कोरोना का वायरस है ना। जब तुमने एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि यार कोई वेबसाइट होती है, उस पर वेबसाइट का काम है, तो एसक्यूएल कोड बना देते हैं ये, और संवेदनशील डाटा जो है उस तक पहुंचने को ये कहते हैं। क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है, इसमें हमलावर किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए करता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, माइनिंग मतलब इधर उधर उसका यूज़ करना। ठीक है, फार्म जैकिंग क्या होता है, ये फार्म से जानकारी चुराने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, जावा स्क्रिप्ट का, बस इतना ध्यान रखना है। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके वेबसाइट के फार्म पृष्ठों और होम पृष्ठों, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फार्म पृष्ठों को भी और होम पृष्ठों को भी शोषण करता है। डिजिटल अरेस्ट, पता ही है धोखाधड़ी जो चल रही है कि आ जाओ और मैं क्या नाम है, मैं हूँ
यूपी पुलिस का डीआईजी, और मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारा लड़का जो है इधर उधर ऐसे ऐसे करके गांजा बेचता हुआ पकड़ा गया, या किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, तो तुम जाना मत, ठीक है। देखो अमिताभ बच्चन साहब कह के बिल्कुल बेचारे उनका गला फट गया, ठीक है, फ़ोन पे बोल के, पर हम लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि डिजिटल अरेस्ट वाली कोई चीज़ होती नहीं है। और अगर मान लो आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आपको किस पे कंप्लेंट करनी है? 1930 आ रही है समझ में? साइबर ह्यूमिंग क्या है? इसका सामना बच्चों और किशोरों के द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ यौन उत्पीड़न, मतलब वही कि भाई पहले तो बच्चों से बात करते हैं, ठीक है, इसमें साइबर ह्यूमिंग का मतलब समझ लो। साइबर ह्यूमिंग क्या है? जैसे पहले बच्चे, क्या ये 14-15 साल के बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं आजकल। पहले तो ये बात करते हैं, ऐसे करना वैसे करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना मत रहना। सबसे पहले तो ये भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं, उसके बाद उसका मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं साइबर ह्यूमिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसा ही व्यवहार किया जाता है और उपहार में मॉडलिंग के जॉब का प्रस्ताव दे सकता है कि मतलब हाँ तुम्हें मॉडलिंग करा देंगे, तुम यहाँ आ जाओ, इधर ऐसे कर लो, मम्मी से इतने पैसे ले लेना, और अलग अलग चीज़ें, बहुत तरह की बातें चल रही हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री, बाल यौन सामग्री, सी सैम्स, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल को तैयार करना, प्रदर्शित करना, उसका प्रचार करना आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत दंडनीय है, ठीक है। अब कुछ शब्दावली पढ़ लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें बढ़ा दिया था हैकर क्या होते हैं। दो हैकर 4-5 तरह के थे ना, वाइट हैट, ब्लू हैक, सारे के सारे वो लोग जिनके मतलब दुर्भावनापूर्ण हैं, ठीक है, नहीं है, नहीं हैं, जिसके इरादे आपराधिक और दुर्भावनापूर्ण हैं, वो हैकर है, ठीक है। दोनों ही हैं, मतलब दोनों तरह के होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को अवैध तरीके से जानकारी प्राप्त करने या उसके नष्ट करने के लिए करता है, ठीक है। दुर्भावनापूर्ण है, नहीं है, नहीं, सॉरी यार। क्रैकर, यह कंप्यूटर तथा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेष निपुण होता है। साइबर पंक्स कौन होते हैं? ये क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है, साइबर पंक्स, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रैकर का मतलब तो समझ ही जाओगे तुम लोग कि कोई किसी चीज़ को क्रैक करना। फिंकस, फिंकस का मतलब है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का विशेषज्ञ। बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा, खत्म हो गया। स्टकिट क्या है? ये वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। टूल किट क्या होती है? किसी मुद्दे की जानकारी देने, उससे जुड़े कदम उठाने या भड़काने के लिए दिए गए सुझावों का डॉक्यूमेंट टूल किट कहलाता है। स्टेनोग्राफी क्या होती है भाई? स्टेनोग्राफी आपको पता ही है, किसी भी डेटा, ऑडियो फाइल, किसी दूसरी फाइल को वीडियो फाइल में छुपाना स्टेनोग्राफी कहलाती है। वो वाली स्टेनोग्राफी नहीं है जो ऐसे कर करके यूँ कुछ कुछ कर करके लिखते हैं ना, वो नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज वाली स्टेनोग्राफी है। प्रमाणीकरण, यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं तो यह कार्य प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। डिजी लॉकर क्या है भाई? ये इस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज, जैसे मतलब आपका 10th की सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, आपकी सारी मार्कशीट्स हो गई, ठीक है, 10th 12th की भी, और ये क्या नाम है आपका यूजीसी वगैरह की, यूजीसी आई मीन अंडर ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रेजुएशन की, और साथ ही साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आजकल डिजी लॉकर में कर दी गई है ना। आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो ताकि नागरिकों को सशक्त, डिजिटल सशक्तिकरण करना है इनका काम जो है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तु अंतर्जाल, ये क्या है भाई? इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, ठीक है। पैच क्या है? पैच एक ज्ञान सॉफ्टवेयर बग है त्रुटि को रिपेयर करने के लिए जो इंटरनेट पर समानता बिना प्रभार से मिलने वाले सॉफ्टवेयर पे होता है, ठीक है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो पता ही है सबको क्या क्या होता है, ठीक है। आर्गेन, आर्गेन क्या है? टिक्शन लॉग इन नेम तथा पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया आर्गन कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर फॉरेंसिक, अब वही अपराधियों के अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डिलीट या डैमेज की गई फाइल को दोबारा से प्राप्त करने की विशेषज्ञ कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंतर्गत आती है। कैश ये वो वाला कैश नहीं, नोट वाला कैश नहीं है। जब कंप्यूटर वायरस किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद करते तो उसको कहते हैं क्रैश। क्रैश नहीं, कैश। प्रॉक्सी,
प्रॉक्सी क्या है? सर्वर का अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। एसबीआई पीओ में आया हुआ है। देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट ही ली गई हैं, और हो सकता है मतलब तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो अरे यार बहुत देर होगी बहुत देर होगी, पर ये जो है ये टॉपिक कोई तुम्हें 2 घंटे में भी कवर नहीं करा सकता, मुझे ये पता है, इतने अच्छे से नहीं करा सकता। मतलब मैसेज डाइजेस्ट, इसका मतलब क्या है? ये संदेश की अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। ग्रिफर क्या होता है भाई? ग्रिफर ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी है जो दूसरे खिलाड़ी को परेशान करता है, उसे ग्रिफर कहते हैं। ये यार ये ग्रिफर नहीं, ग्रिफर है, ग्रिफर, ठीक है, बिफर नहीं है, ग्रिफर है। ट्रॉल, किसी व्यक्ति को ट्रॉल करना, ट्रॉलिंग करना, वो तो सब समझ ही रहे हो तुम। एनोमिसिटी, एनोमिटी, ठीक है, अनामिकता, इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील और गोपनीय डाटा है जो आप फाइल को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसे पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री, ओटीटी फिल्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म समेत डिजिटल मीडिया केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वायरलेस डेटा में, वायरलेस डेटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक और नेटवर्क प्रोटोकॉल WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहलाता है, ठीक है। ईमेल को जारी करने के लिए ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया जाता है जो IP एड्रेस से चलता है, ठीक है। IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कुछ ये पढ़ लेते हैं संस्थागत फ्रेमवर्क। देखो ये तुम्हें लग तो रहा होगा ज़्यादा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए बस कुल मिला के। देखो इन ये जो नोट्स बनवाए गए हैं मैंने अपने लिखे भी हैं, कुछ इसमें से भी हैं, कुछ टाइप फॉर्म में भी हैं, ये इससे बेस्ट तुम्हें मुझे लगता नहीं कि मिल सकता है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। अब इतना तो तुम्हें पढ़ा लिया कि इससे बाहर नहीं जाएगा, और ये वाकई में बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको पढ़ते पढ़ते बोरियत सी भी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार क्या है ये। कोई बात नहीं। देखो कुछ संस्थागत फ्रेमवर्क को हम पढ़ लेते हैं, जैसे NCCC राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 नई दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में साइबर सुरक्षा जो समन्वयक है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, ठीक है। कंप्यूटर आपातकालीन इमरजेंसी प्रतिक्रिया दल, ठीक है। 19 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना, देखो सबकी जनरली दिल्ली में ही स्थापना हुई है, ठीक है, ये तो तुम्हें याद ही रखना है, ठीक है। 13 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत घटना की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए नामित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। यह साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है। 13 क्या है? ऐसा पूछ सकते हैं ना 13 क्या है, ठीक है। सर्टिफिकेट देने वाली संस्था है कि इंटरनेट पे कुछ हैकिंग करने वाली संस्था है कि ये साइबर सुरक्षा के लिए संस्था है, तो क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना ध्यान रखो कि 13 है क्या, ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है। अब हम आते हैं इस पे, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचना केंद्र, ठीक है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया था, ठीक है। इसकी धारा 700 के तहत 16 जनवरी 2014 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बनाया गया। नई दिल्ली में ही है सारे के सारे, ठीक है। इसके राष्ट्रीय ये एक तरीके से सुरक्षा अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है। अब ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, फिर भी जो मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको कहीं बेटा नोट डाउन कर लेना। स्थापना नई दिल्ली में ही हुई है गृह मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? साइबर अपराध से समन्वित व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों NEA के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करना, ठीक है। वर्ष 2024 में शुरू की गई थी संदिग्ध रजिस्ट्री को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल के आधार पे तैयार किया गया और इसे 14C विकसित किया गया है। साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है। साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है? इसमें बोर्ड नेट क्लीनिंग और मालवेयर विश्लेषण केंद्र होता है। मालवेयर मतलब वही वायरस देखना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मिति वेबसाइट कहते हैं ना इसको, के तहत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है साइबर CSK जो है। उद्देश्य क्या है इसका?
इसका उद्देश्य भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। अंतिम उपयोगकर्ताओं के सिस्टम को सूचित करना, साफ करना, सुरक्षित करना है। ठीक है। म्यूल हंटर क्या होते हैं? चोरी की गई धनराशि को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले म्यूल अकाउंटों का पता लगाना आरबीआई द्वारा विकसित किया गया एक एआई उपकरण है। अब अपने आप ही ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे अकाउंट में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो वैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब गलत प्रतीत हो रहा है, तो उस समय पे आपका जो अकाउंट है उसको वो कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको सीज कर देंगे। ट्राई क्या है? 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। डू नॉट डिस्टर्ब एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फ़ोन संदेश को रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2011 में हुई थी लंदन में। ठीक है। भारत ने 2017 में 5वें संस्करण में इसकी मेज़बानी की थी। बस खत्म हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु समझ लो, कुछ और जो रह गए हो बचे कुछ। भारत के बिजली क्षेत्र पर रेड इको नामक चीनी समूह द्वारा मालवेयर अटैक। रेड इको द्वारा एडोपैड नामक एक नए मालवेयर का उपयोग किया जाता है। अमेरिका के बुनियादी अवसंरचनाओं पर सोलरविड नामक साइबर अटैक हुआ था। और भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट पर स्टोन पांडा हैकर समूह का हमला हुआ था। ठीक है।